नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर स्वागत है आप सभी का आपका अपने यूट्यूब चैनल स्टडी लॉग 2.0 पर। तो आज की ये वीडियो होने वाली है डेटा स्ट्रक्चर यूजिंग सी की मैराथन क्लास। पूरी कंप्लीट क्लास देखनी है आपको, तभी आप अच्छे से मार्क्स एग्जाम में ला सकते हैं। जो मैंने आपको मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन की सीरीज़ कराई थी, इस सब्जेक्ट की मैंने आपको वीडियो प्रोवाइड की थी। उस वीडियो के अनुसार जो मैंने मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन आपको बताए थे, वो सारे क्वेश्चंस मैं यहाँ पर कराने वाला हूँ। और मैं आपसे वादा करता हूँ, अगर आपने ये पूरी वीडियो देख ली तो आप कम से कम अपना पेपर जो है वो 14 प्लस मार्क्स का कर सकते हैं। बिल्कुल वादा करता हूँ मैं। पूरी वीडियो एंड तक देखनी है आपको, कोई भी चैप्टर मिस नहीं करना है। सारी चीज़ें इसमें बताई गई हैं, जो आपके सिलेबस में पूछी जाती हैं वो सारी चीज़ें। तो यहाँ पर हम जल्दी से शुरुआत कर लेते हैं। और जो स्टूडेंट अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो भाई कर लो, क्योंकि आपका जो 4th सेमेस्टर का सिलेबस है वो मैं बहुत जल्द ही आपको प्रोवाइड करा दूंगा। 4th सेमेस्टर का सिलेबस यानी कि आपको क्लासेस वगैरह प्रोवाइड कराए जाएंगी, तो इसलिए आप ज़रूर सब्सक्राइब कर लें। तो पहला ही क्वेश्चन आता है कि डेटा स्ट्रक्चर क्या होता है। तो काफ़ी ज़्यादा मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है आपके लिए। तो पहले समझा देते हैं डेटा स्ट्रक्चर क्या होता है। तो यहाँ पर आपको दिखाई दे रहा है स्क्रीन पर डेटा स्ट्रक्चर क्या होता है। तो डेटा स्ट्रक्चर जो होता है किसी भी कंप्यूटर सिस्टम में डेटा को स्टोर तथा ऑर्गेनाइज यानी कि व्यवस्थित करने का एक मेथड होता है, जिससे कि हम डेटा को बहुत ईजिली से इस्तेमाल कर सकें। यानी कि कहने का मतलब ये होता है कि डेटा स्ट्रक्चर जो है आपका किसी कंप्यूटर सिस्टम में डेटा को स्टोर करने का और उसे सही क्रम में लगाने का एक मेथड होता है आपका डेटा स्ट्रक्चर। जिससे कि क्या होता है कि हम अपने डेटा को बहुत ईजिली से यानी कि आसानी से इस्तेमाल कर सकते हैं। ठीक है, उसके बाद एक डेफिनेशन और है, अर्थात डेटा को इस प्रकार स्टोर तथा ऑर्गेनाइज किया जाता है कि उसको बाद में किसी भी समय आसानी से एक्सेस कर सकते हैं। डेटा स्ट्रक्चर जो है आपका वो सी++, जावा की तरह प्रोग्रामिंग भाषा नहीं है, बल्कि यह एक एल्गोरिदम का सेट है। यानी कि जो आपका डेटा स्ट्रक्चर है वो कोई प्रोग्रामिंग लैंग्वेज नहीं है, बल्कि एक एल्गोरिदम्स है, यानी कि एक मेथड है जो कि डेटा को स्टोर करना और ऑर्गेनाइज करने का तरीका सिखाता है, जिसका प्रयोग हम प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में डेटा को स्ट्रक्चर करने के लिए करते हैं। डेटा स्ट्रक्चर बहुत सारे कंप्यूटर साइंस एल्गोरिदम का एक मुख्य भाग होता है, जिसके द्वारा प्रोग्राम्स डेटा को अच्छे ढंग से हैंडल कर सकते हैं। यह प्रोग्राम या सॉफ्टवेयर की परफॉर्मेंस को बेहतर करने में बहुत ही अहम भूमिका निभाता है आपका डेटा स्ट्रक्चर। यानी कि एक बार मैं आपको और समझा देता हूँ कि डेटा स्ट्रक्चर क्या होता है। डेटा स्ट्रक्चर जो है एक मेथड है आपका, एक एल्गोरिदम का सेट होता है, जिससे क्या होता है कि आप अपने डेटा को स्टोर कर सकते हैं और खूब अच्छे तरीके से ऑर्गेनाइज कर सकते हैं, यानी कि उसे व्यवस्थित कर सकते हैं, एक क्रम में लगा सकते हैं। उसके बाद जब भी आप अपने उस डेटा को इस्तेमाल करेंगे तो उस डेटा को एक्सेस करने में आपको बहुत सहायता मिलेगी इसके ज़रिए। उसके बाद यहाँ पर डेटा स्ट्रक्चर का आपको डायग्राम दिखाई दे रहा है, किस किस पार्टों में इसे बांटा गया है वो भी आप यहाँ पर देख लीजिए। डेटा स्ट्रक्चर आपका होता है वो दो तरह का होता है, एक तो लीनियर होता है और एक होता है नॉन लीनियर। लीनियर के अंतर्गत आपके आते हैं एरे आता है, लिंक्ड लिस्ट, स्टैक्स और क्यूब्स, ये चैप्टर हैं आपके। और नॉन लीनियर के अंदर आपका ट्री आता है, ग्राफ्स आता है, टेबल्स आती हैं और सेट्स आते हैं। लेकिन ये दो चैप्टर जो हैं आपके टेबल्स और सेट्स, ये आपके सिलेबस में नहीं है। केवल आपको इसमें एरेज, लिंक लिस्ट, स्टैक्स और क्यूज और ट्रीज और ग्राफ वगैरह पढ़ने हैं। तो आइए यहाँ पर हम शुरुआत कर लेते हैं अगला टॉपिक के बारे में। तो डेटा स्ट्रक्चर जो है दो प्रकार का होता है। आपसे क्वेश्चन में पूछा जाएगा कि डेटा स्ट्रक्चर क्या है और यह कितने प्रकार का आता है, तो आप वहाँ पर आसानी से लिख सकते हैं। तो डेटा स्ट्रक्चर कितने प्रकार का होता है पहले तो वो समझ लेते हैं। पहला होता है आपका प्रिमिटिव डेटा स्ट्रक्चर और दूसरा होता है आपका नॉन प्रिमिटिव डेटा स्ट्रक्चर। तो इनके बारे में अच्छे से बात कर लेते हैं आखिर में क्या क्या होते हैं। तो पहला आपका प्रिमिटिव डेटा स्ट्रक्चर। प्रिमिटिव डेटा स्ट्रक्चर क्या होता है? तो प्रिमिटिव डेटा स्ट्रक्चर वह डेटा स्ट्रक्चर होता है जिससे हम डायरेक्ट ही मशीन स्ट्रक्चर से ऑपरेट कर सकते हैं। यानी कि हम इसमें जो डेटा स्टोर करेंगे उससे डायरेक्ट अपने मशीन से, यानी कि जो हमारा सिस्टम है उससे इंस्ट्रक्शन देने से हम उसे ऑपरेट कर सकते हैं। अर्थात यह सिस्टम तथा कंपाइलर के द्वारा डिफाइन होता है, इस बात का विशेष ध्यान है। उसके बाद आपका नॉन प्रिमिटिव डेटा स्ट्रक्चर है, और इसमें क्या होता है कि डेटा स्ट्रक्चर वह डेटा स्ट्रक्चर होता है आपका प्रिमिटिव जिसे डायरेक्ट मशीन स्ट्रक्चर से ऑपरेट नहीं किया जाता। यह डेटा स्ट्रक्चर प्रिमिटिव डेटा से ड्राइव्ड होते हैं, यानी कि इन्हें हम मशीन से ऑपरेट नहीं कर सकते हैं, इस बात का विशेष रखना। ये डायरेक्ट जो हैं आपके प्रिमिटिव डेटा स्ट्रक्चर से ड्राइव्ड होते हैं। उसके बाद नॉन प्रिमिटिव डेटा स्ट्रक्चर जो हैं आपके वो भी यहाँ पर दो प्रकार के होते हैं। पहला होता है लीनियर
डेटा स्ट्रक्चर और दूसरा होता है आपका नॉन लीनियर डेटा स्ट्रक्चर। सारी चीज़ें मैं आपको इसमें बताऊंगा, काफ़ी ज़्यादा मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है आपका ये। तो यहाँ पर पहले बात करेंगे नॉन लीनियर डेटा स्ट्रक्चर। नॉन नहीं है आपका, वो सेकंड है। तो लीनियर डेटा स्ट्रक्चर क्या होता है इसके बारे में बात कर लेते हैं पहले। तो लीनियर डेटा स्ट्रक्चर एक ऐसा डेटा स्ट्रक्चर होता है जिसमें डेटा आइटम्स को लीनियर यानी कि रेखीय रूप में संग्रहित तथा व्यवस्थित किया जाता है, जिसमें एक डेटा आइटम दूसरे से एक रूपरेखा के क्रम में जुड़ा हुआ होता है। इस बात का विशेष ध्यान रखना है। उसके बाद यहाँ पर आपको एक अच्छी तरह से बता देता हूँ कि लीनियर क्या होता है। लीनियर डेटा स्ट्रक्चर वह होता है जिसमें हम अपने डेटा को, आइटम्स को, यानी कि डेटा को जो बोलते हैं हम आइटम्स बोलते हैं, उन्हें एक रेखीय क्रम में इकट्ठा करके उन्हें ऑर्गेनाइज किया जाता है, जिसके अंतर्गत आपके आते हैं जैसे कि एरे हो गया, लिंक्ड लिस्ट हो गया, क्यू हो गया और स्टैक हो गया। ये लीनियर डेटा स्ट्रक्चर के अंतर्गत आते हैं। इन्हें हम बाद में पढ़ेंगे, उसके पहले यहाँ पर नॉन लीनियर डेटा स्ट्रक्चर और पढ़ लेते हैं। तो नॉन लीनियर डेटा स्ट्रक्चर एक ऐसा डेटा स्ट्रक्चर होता है जिसमें डेटा आइटम्स को क्रमबद्ध यानी कि सिक्वेंशियल तरीके से व्यवस्थित नहीं किया जाता है, जिसमें एक डेटा आइटम किसी भी अन्य डेटा आइटम के साथ जुड़ा हुआ हो सकता है, जैसे कि ट्री हो गया या ग्राफ हो गया। आपने ट्री में देखे होंगे, ट्री यानी कि आपका पेड़ की तरह ही होता है, आपने देखा होगा। आप यहाँ पर पेड़ समझ लीजिए, तो यहाँ पर काफ़ी सारे पॉइंट्स जो होते हैं एक दूसरे से कनेक्टेड होते हैं, जैसे कि इसकी लीफ हो गई इस तरह से, और ग्राफ भी ठीक इसी तरह से होता है। इस बात का आपको विशेष ध्यान रखना है। उसके बाद यहाँ पर एडवांटेज पढ़ेंगे डेटा स्ट्रक्चर के, फ़ायदे क्या होते हैं। तो पहला पॉइंट है कि इसके द्वारा हम इंफॉर्मेशन को हार्ड डिस्क में स्टोर कर सकते हैं। ये इसका सबसे बड़ा बेनिफिट है और इस इंफॉर्मेशन का प्रयोग हम बाद में कर सकते हैं। सेकंड है, बहुत बड़े डेटाबेस को हम आसानी से मैनेज कर सकते हैं डेटा स्ट्रक्चर के अंतर्गत। तीसरा पॉइंट है, ये एल्गोरिदम को डिज़ाइन करने के लिए बहुत ही ज़रूरी होता है आपका डेटा स्ट्रक्चर। चौथा पॉइंट है कि इसके द्वारा हम सॉफ्टवेयर सिस्टम पर डेटा का उपयोग कर सकते हैं और उसे प्रोसेस भी कर सकते हैं। पाँचवा पॉइंट है कि यह डेटा की प्रोसेसिंग को बहुत ही आसान बना देता है। 6 पॉइंट है आपका, हम इंटरनेट का प्रयोग करके अपने लैपटॉप या मोबाइल से डेटा को किसी भी समय एक्सेस कर सकते हैं। डेटा स्ट्रक्चर का इतना बड़ा फ़ायदा होता है। 7वां पॉइंट है, अगर प्रोग्रामर सही डेटा स्ट्रक्चर का प्रयोग करे तो वह अपना बहुत सारा समय बचा लेता है और इसके साथ साथ स्टोरेज और प्रोसेसिंग टाइम जो होता है उसे भी यहाँ पर सेव कर लेता है, यानी कि उसको बचा लेता है। 8वां पॉइंट है, वह डेटा स्ट्रक्चर जो एब्स्ट्रैक्ट डेटा टाइप्स यानी कि एडीटी के द्वारा स्पेसिफाई होता है वह एब्स्ट्रैक्शन प्रदान करता है, जिससे क्लाइंट डेटा स्ट्रक्चर के इंटरनल वर्किंग को नहीं देख सकता है, यानी कि जो उसके अंदर जो वर्किंग होती है वो नहीं देख सकता है। इसलिए इसे वर्किंग पार्ट के बारे में भी चिंता करने की आवश्यकता नहीं है। क्लाइंट जो होता है केवल इंटरफेस देख सकता है इसके अंतर्गत। 9वां पॉइंट है, डेटा स्ट्रक्चर रीयूजेबिलिटी प्रदान करता है। इसका अर्थ होता है कि हम डेटा स्ट्रक्चर को बहुत सारे क्लाइंट्स के साथ हम प्रयोग कर सकते हैं। उसके बाद यहाँ पर इसके डिसएडवांटेज दिए गए हैं। तो यहाँ पर पहला पॉइंट है, केवल एडवांस यूजर्स ही डेटा स्ट्रक्चर में बदलाव कर सकते हैं, ये इसका नुकसान है। दूसरा पॉइंट है, अगर कभी डेटा स्ट्रक्चर में कोई प्रॉब्लम आ गई तो उसे केवल एक्सपर्ट ही सॉल्व कर सकता है, बेसिक यूजर्स उसे सॉल्व नहीं कर सकते हैं। तीसरा पॉइंट है, अगर हमारा डेटा स्ट्रक्चर जो बहुत बड़ा है तो उसे मेंटेन और क्रिएट करने में बहुत सारे लोगों की ज़रूरत पड़ती है, जिससे क्या होता है कि हमारी जो कॉस्ट होती है, जो मूल्य होता है वो काफ़ी ज़्यादा इंक्रीज हो जाता है, यानी कि बढ़ जाता है। उसके बाद यहाँ पर इसके ऑपरेशन पूछे जाते हैं आपसे, तो ऑपरेशन पूछे जाएंगे एग्जाम में। अगर डेटा स्ट्रक्चर क्वेश्चन आता है तो ऑपरेशन आपसे ज़रूर पूछे जाएंगे। तो ऑपरेशन क्या क्या होते हैं वो भी यहाँ पर मैं आपको बता देता हूँ। जैसे कि इसमें पहला होता है सर्चिंग। सर्चिंग का मतलब आपको पता होगा खोजना होता है। जैसा कि आपको पता ही होगा, सर्चिंग का अर्थ है ढूंढना या खोजना। डेटा स्ट्रक्चर में जो सर्चिंग होती है एक प्रोसेस होती है जिसमें किसी एलिमेंट को लिस्ट में खोजा जाता है, यानी कि खोजने के लिए हम सर्चिंग का इस्तेमाल करते हैं, जो कि एक या एक से अधिक कंडीशन को संतुष्ट करता हो। उसके बाद यहाँ पर टाइप्स ऑफ सर्चिंग पढ़ लेते हैं इसी में आपका। तो डेटा स्ट्रक्चर में सर्चिंग के लिए हम दो तरीके होते हैं उनका प्रयोग करते हैं। जैसे कि यहाँ पर आपका होता है, पहले तो होता है लीनियर सर्च और दूसरा होता है आपका बाइनरी सर्च। ये जो टॉपिक है आपका बाद में है, लेकिन मैं आपको यहीं पर बता देता हूँ क्योंकि ये क्वेश्चन आपसे ज़रूर पूछा जाएगा। तो लीनियर सर्च क्या होता है, इसको सिक्वेंशियल सर्च भी कहते हैं, यानी कि इस सर्चिंग तकनीक में जो दिए गए डेटा एलिमेंट होते हैं उनको तब तक एक एक करके लिस्ट के प्रत्येक एलिमेंट के साथ कंपेयर किया जाता है जब तक कि एलिमेंट मिल नहीं जाता है। इस बात का आपको विशेष ध्यान रखना। इसमें सबसे पहले दिए गए एलिमेंट को लिस्ट के प्रथम एलिमेंट के साथ कंपेयर किया जाता है। यदि दोनों एलिमेंट एक समान है, इक्वल हैं, तो वह इंडेक्स वैल्यू जो होती है वो रिटर्न करती है यहाँ पर -1,
फिर इसके बाद दिए गए एलिमेंट को लिस्ट के दूसरे एलिमेंट के साथ कंपेयर करते हैं। यदि दोनों एलिमेंट इक्वल हैं तो इंडेक्स वैल्यू यहाँ पर रिटर्न करता है, नहीं तो आपको यहाँ पर -1 ही रिटर्न करने के लिए मिलेगा। इस प्रकार की पूरी लिस्ट को कंपेयर किया जाता है जब तक कि एलिमेंट मिल नहीं जाता। अगर पूरी लिस्ट कंपेयर करने के बाद भी एलिमेंट नहीं मिलता है तो जो सर्च होता है वो अनसक्सेसफुल हो जाता है। यह सबसे पहले सरल सर्चिंग तकनीक होती है आपकी लीनियर सर्च, और परंतु इसमें जो समय होता है काफ़ी ज़्यादा अधिक लगता है, क्योंकि लीनियर सर्च की औसत केस जो होती है, कॉम्प्लेक्सिटी होती है, वो n के बराबर होती है, जैसे कि आप यहाँ पर डायग्राम देख सकते हैं। तो यहाँ पर एक एग्जांपल के माध्यम से आपको बता देते हैं। तो सबसे पहले हमको क्या करना है, यहाँ पर एक एरे लिस्ट लेंगे जो कि आपको यहाँ पर दिखाई दे रही है, और इसमें हमें 30 को खोजना है। आपको यहाँ पर 30 दिखाई दे रहा है, जैसे कि इस केस में यहाँ पर आपको 30 दिखाई दे रहा है। मैं आपको सीधा सिंपल तरीका बता देता हूँ जिससे आपको लीनियर सर्च अच्छे से समझ में आ जाएगा। अब यहाँ पर हमें 30 को सर्च करना है। तो स्टेप नंबर फर्स्ट में क्या करेंगे, हम दिए गए एलिमेंट को 30 है उसको लिस्ट के प्रथम एलिमेंट यानी कि 21 के साथ हम पहले तो उसकी तुलना करेंगे। तुलना कर ली हमने, उसके बाद क्या करेंगे, दोनों एक समान नहीं हैं तो हम दूसरे एलिमेंट में जाएंगे, यानी कि दोनों इक्वल नहीं है। आपको पता है कि 30 और 21 इक्वल नहीं है, तो हम दूसरे एलिमेंट में जाएंगे। तो दूसरा एलिमेंट क्या है, आप देख सकते हैं यहाँ पर 70 है। स्टेप नंबर 2 में क्या करेंगे, लिस्ट की जो 30 की लिस्ट है उसके दूसरे एलिमेंट के साथ उसे 30 को कंपेयर करेंगे। अब यहाँ पर कंपेयर करने के बाद यहाँ पर इक्वल नहीं है तो हम अगले एलिमेंट में चले जाएंगे। स्टेप नंबर 3 में क्या करेंगे, 30 की तुलना हम 15 से करेंगे, और यहाँ पर भी आप देखेंगे कि 15 और 30 दोनों इक्वल नहीं। उसके बाद हम अगले में जाएंगे, स्टेप नंबर 30 में। अब 30 की तुलना 30 से करेंगे तो भाई आपको मिल जाएगा, क्योंकि दोनों इक्वल हो जाएंगे। तो हम तुलना करना बंद कर देंगे और जो हमारी इंडेक्स वैल्यू है वो यहाँ पर 3 रिटर्न होगी, क्योंकि यहाँ पर पता है इंडेक्स वैल्यू जो होती है वो 0 से स्टार्ट होती है। तो आपको विशेष देना है 0, 1, 2, 3 और आपका 4, 5 और 6। इस तरह से यहाँ पर इंडेक्स वैल्यू आपको 3 रिटर्न हो जाएगी। उसके बाद यहाँ पर हम बाइनरी सर्च पढ़ेंगे। बाइनरी सर्च क्या होता है, तो जब कोई बड़ा डेटा स्ट्रक्चर होता है जो लीनियर सर्च में बहुत अधिक समय लग जाता है, यानी कि जो डेटा स्ट्रक्चर होता है जिसमें हम लीनियर सर्च में उसकी सर्चिंग करते हैं तो उसमें काफ़ी समय लगता है। तो इसलिए हम लीनियर सर्च की कमी को दूर करने के लिए बाइनरी सर्च को इस्तेमाल करते हैं। बाइनरी सर्च को इसीलिए इसका डेवलपमेंट किया गया था, जो कि हम लीनियर सर्च में नहीं कर पा रहे थे। तो बाइनरी सर्च जो है बहुत ही तेज़ सर्चिंग एल्गोरिदम होती है, जिसकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी 0 log n होती है, और ये डिवाइड एंड कॉन्ग्यूर सिद्धांत पर वर्क करता है। बाइनरी सर्च जो होता है केवल उसी लिस्ट में की जा सकती है जो कि सॉर्टेड यानी कि क्रमानुसार हो, और इसका प्रयोग ऐसी लिस्ट में नहीं कर सकते हैं जो कि सॉर्टेड ऑर्डर में नहीं हो। इस सर्चिंग तकनीक में दिए गए एलिमेंट की जो लिस्ट होती है उसके मिडल एलिमेंट के साथ तुलना की जाती है। उसमें क्या होता था, लीनियर में हम पहले से करते थे और यहाँ पर मिडल से की जाती है। यदि दोनों एक समान होते हैं एलिमेंट तो यहाँ पर इंडेक्स वैल्यू रिटर्न की जाती है। यदि एक समान नहीं है तो हम चेक करते हैं कि दिया गया एलिमेंट जो है वो मिडल एलिमेंट से बड़ा है या फिर छोटा है। यदि छोटा होगा तो हम उस लिस्ट के छोटे भाग में यह प्रोसेस करेंगे या दोहराएंगे। यदि बड़ा होता है तो हम लिस्ट के बड़े भाग में ही प्रोसेस दोहराएंगे, और यह तब तक करते रहेंगे जब तक कि हमारा जो एलिमेंट है वो मिल नहीं जाता। यहाँ पर एग्जाम्पल के माध्यम से आपको यहाँ पर समझाऊंगा। यहाँ पर एक हमने एरे लिस्ट ली है, जैसे कि आप एग्जाम में देख सकते हैं। अब यहाँ पर हमें दिया गया है कि एलिमेंट 5 जो है जिसे हमने लिस्ट में ढूंढना है, आपको दिखाई दे रहा है ये है। अब यहाँ पर 5 को हमें ढूंढना है। अब यहाँ पर हम स्टेप नंबर 1 से शुरुआत करते हैं। तो सबसे पहले हम दिए गए एलिमेंट 5 की जो तुलना है मिडल एलिमेंट, मिडल में कौन सा है आपका, यहाँ पर देख सकते हैं 17 है, तो इससे तुलना करेंगे। दोनों एक समान नहीं है और जो 5 है वो 17 से छोटा है, आपको दिखाई दे रहा है। उसके बाद क्या करेंगे, हम लिस्ट के बाएं वाले भाग यानी कि छोटे वाले भाग में ही सर्च करेंगे। अब छोटा वाला भाग जो है इधर की तरफ आपको दिखाई दे रहा है, यानी कि जो बाएं तरफ का भाग है वो है 17 से काफ़ी छोटा है और इधर का बड़ा है। तो हम सबसे पहले छोटे वाले भाग में देखते हैं। तो यहाँ पर आप देखेंगे
जैसे कि छोटा वाला भाग आपको यहाँ पर ये आ गया। अब स्टेप नंबर 2 में क्या करेंगे, हम दिए गए एलिमेंट 5 को मिडल एलिमेंट के साथ कंपेयर करेंगे। अब यहाँ पर कंपेयर जैसे ही हमने किया तो यहाँ पर आप देख सकते हैं दोनों एक समान है और हम तुलना करना यहाँ पर बंद कर देंगे और जो इंडेक्स वैल्यू है वो यहाँ पर हमें 1 देखने के लिए मिल जाएगी, क्योंकि 0 से स्टार्टिंग होती है तो 1 2, तो इस तरह से यहाँ पर इंडेक्स वैल्यू आपको 1 प्राप्त हो जाएगी। अच्छे से आपको एग्जाम में लिख कर आना है और अच्छे से आपको मार्क्स यहाँ पर दिए जाएंगे। उसके बाद यहाँ पर जो आपका अगला है सॉर्टिंग पढ़ लेते हैं। यह भी आपका चैप्टर है सर्चिंग एंड सॉर्टिंग, तो मैं आपको शुरुआत में ही यहाँ पर बता देता हूँ अच्छी तरीके से। तो यहाँ पर सॉर्टिंग क्या होती है, डेटा स्ट्रक्चर में सॉर्टिंग जो है एक प्रोसेस है, वह प्रोसेस है जिसके द्वारा हम डेटा को एक लॉजिकल ऑर्डर में अरेंज करते हैं। अरेंज करने का मतलब होता है क्रमबद्ध करते हैं, उन्हें सेट करते हैं। यह लॉजिकल ऑर्डर जो होता है एस्केंडिंग ऑर्डर भी हो सकता है या फिर डिसकेंडिंग ऑर्डर भी हो सकता है। एस्केंडिंग का अर्थ होता है कि बढ़ते क्रम में और डिसकेंडिंग का अर्थ होता है घटते क्रम में। जैसे कि आपने पढ़ा होगा अवरोही और आरोही क्रम, जैसे यहाँ पर इनका अर्थ होता है। तो सॉर्टिंग का संबंध ढूंढने से है, यानी कि सॉर्टिंग का संबंध यहाँ पर सर्चिंग से है। और हमारी अपनी ज़िंदगी में बहुत सी चीज़ें होती हैं जिन्हें हम ढूंढते हैं, जैसे कि गूगल में कोई टॉपिक हो गया या फिर किताब में कोई पेज हो गया या फिर डिक्शनरी में कोई शब्द हो गया। किसी परीक्षा में रोल नंबर तथा हमारे मोबाइल के कॉन्टैक्ट नंबर आदि वगैरह हम खोजते रहते हैं। तो ये सभी चीज़ें जो होती हैं बहुत ही सॉर्टेड यानी कि अरेंजेड होती हैं और जिसे हम आसानी से ढूंढ लेते हैं। तो यहाँ पर हम टाइप्स ऑफ सॉर्टिंग पढ़ेंगे। सॉर्टिंग कितने प्रकार की होती है, तो सॉर्टिंग यहाँ पर आपको 2 प्रकार की देखने के लिए मिलेगी आपके सिलेबस में। तो यहाँ पर फर्स्ट होती है इंटरनल और दूसरी होती है एक्सटर्नल सॉर्टिंग। तो यहाँ पर एक एक करके इनके बारे में पढ़ लेते हैं। इंटरनल सॉर्टिंग, इस सॉर्टिंग में क्या होता है कि सॉर्ट किए जाने वाला जो सभी डेटा होता है वो मेन मेमोरी में ही रहता है। इंटरनल सॉर्टिंग के भी यहाँ पर कई सारे प्रकार होते हैं, जैसे कि आपका बबल सॉर्ट हो गया, इंसर्शन सॉर्ट हो गया, क्विक सॉर्ट हो गया, हीप सॉर्ट हो गया और सिलेक्शन सॉर्ट हो गया। ये आपके 5 टॉपिक जो हैं आपको यहाँ पर टाइप्स जो दिखाई दे रहे हैं, ये आपके संक्षिप्त टिप्पणी कीजिए। इस तरह के क्वेश्चंस आपसे पूछे जाएंगे तो आपको इन्हें अच्छी तरह से तैयारी कर लेनी है। यहाँ पर मैं आपको एंड में शायद ये करा दूँ या फिर यहाँ पर करा सकता हूँ। उसके बाद यहाँ पर सेकंड पढ़ेंगे एक्सटर्नल सॉर्टिंग। इस सॉर्टिंग में सॉर्ट किए जाने वाला जो डेटा होता है वो सेकेंडरी मेमोरी में स्टोर होता है, क्योंकि डेटा इतना ज़्यादा होता है कि वह मेन मेमोरी में नहीं आ पाता है। तो एक्सटर्नल सॉर्टिंग एक ही प्रकार की होती है, वह होती है मर्ज सॉर्ट। तो यहाँ पर जो टॉपिक है वो आपको यहाँ पर जल्दी से बता देता हूँ। जैसे कि बबल सॉर्ट है आपका जो इंटरनल सॉर्टिंग है उसके अंतर्गत। तो बबल सॉर्ट जो है एक बहुत ही आसान सॉर्टिंग तकनीक है। इसमें शुरुआत के जो होते हैं 2 एलिमेंट्स को एक साथ कंपेयर किया जाता है। यदि लेफ्ट वाला जो एलिमेंट होता है राइट वाले एलिमेंट से बड़ा है तो वे अपने स्थान को एक दूसरे से बदल लेंगे और कंपैरिजन अंत तक चलता रहेगा। एल्गोरिदम क्या होगी, बबल सॉर्ट को इम्प्लीमेंट करने के लिए निम्नलिखित एल्गोरिदम का प्रयोग किया जाता है। जैसे कि बबल सॉर्ट हो गया। अब यहाँ पर क्या करेंगे हम, यहाँ ए जो है आपका एक एरे है जिसमें n एलिमेंट्स हैं। स्टेप नंबर क्या है, स्टेप नंबर फर्स्ट देखिए, यहाँ पर रिपीट स्टेप करेंगे हम 2 और 3 4 k, यानी कि k बराबर यहाँ पर 1 ली गई है और नंबर ऑफ जो आपको दिखाई दे रहा है नंबर ऑफ पासेस है, जितने नंबर हमने यहाँ पर पास किए। स्टेप नंबर 3 में हम क्या करेंगे, स्टेप नंबर 3 को पास करेंगे, किसको, p बराबर 1 को, और यहाँ पर जो आपका n है वो नंबर ऑफ कंपैरिजन है, यानी कि तुलना करने के लिए। उसके बाद यहाँ पर स्टेप नंबर 3 में हम चेक करेंगे। चेक क्या करेंगे, जैसे कि आपको यहाँ पर स्क्रीन पर दिखाई दे रहा है a प्लस देन करेंगे। उसके बाद यहाँ पर a प्लस 1 नहीं मिलता है तो यहाँ पर हम इंटरचेंज करेंगे आपस में p माइनस 1 को। इस तरह से आपको यहाँ पर इनके स्ट्रक्चर देखने के लिए मिल जाएंगे। उसके बाद यहाँ पर इंसर्शन पढ़ते हैं। इंसर्शन क्या होता है, इंसर्शन क्या होता है इसके बारे में पढ़ लेते हैं पहले थे। तो इंसर्शन क्या होता है, किसी लोकेशन में एलिमेंट्स को, जो आपके एलिमेंट्स होते हैं उनको ऐड करने की एक प्रोसेस होती है और इसी को हम इंसर्शन कहते हैं। यदि किसी डेटा स्ट्रक्चर का साइज n है तो हम उसमें केवल n-1 एलिमेंट को ही इंसर्ट कर सकते हैं। उसके बाद डिलीशन पढ़ेंगे। डिलीशन क्या होता है, तो डिलीशन किसी एलिमेंट को रिमूव करने की प्रोसेस होती है और हम किसी भी लोकेशन से डेटा को डिलीट भी कर सकते हैं डिलीशन ऑपरेशन से। उसके बाद ट्रेवर्सिंग क्या होता है, ट्रेवर्सिंग का मतलब है किसी विशेष कार्य को करने के लिए
किसी विशेष कार्य को करने के लिए डेटा स्ट्रक्चर के प्रत्येक एलिमेंट को ट्रेवर्स करना। उसके बाद यहाँ पर मर्जिंग पढ़ेंगे। तो मर्जिंग में क्या होता है कि दो ऐसी लिस्ट जिनमें समान प्रकार के डेटा एलिमेंट्स हो तो उनको एक साथ जोड़ देना यहाँ पर मर्जिंग कहलाती है, जिसमें हम एक तीसरी लिस्ट भी प्राप्त होती है। उसके बाद यहाँ पर कुछ डेटा स्ट्रक्चर की विशेषताएं दी गई हैं जो यहाँ पर हम आपको पढ़ा देते हैं। तो यहाँ पर पहले ही है कि यह ऑपरेशंस का एक समूह होता है। क्या? डेटा स्ट्रक्चर, जिनको डेटा आइटम्स में परफॉर्म किया जाता है, जैसे कि सर्चिंग और सॉर्टिंग। उसके बाद सेकंड नंबर है, यह डिस्क्राइब करता है कि डेटा आइटम्स जो होते हैं एक दूसरे से किस प्रकार रिलेशनशिप यानी कि रिलेटिव होते हैं, संबंधित होते हैं। डेटा स्ट्रक्चर के ऑपरेशन का एग्जीक्यूशन टाइम जो है जितना संभव हो उतना कम होना चाहिए। चौथा पॉइंट है कि इसके ऑपरेशंस का जो मेमोरी यूजेज होता है जितना संभव हो उतना कम होना चाहिए। पांचवा पॉइंट है कि इसे इंटरफेस को सही ढंग से इम्प्लीमेंट करना चाहिए। उसके बाद यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है आपके चैप्टर नंबर फर्स्ट से कि बॉटम अप और टॉप डाउन अप्रोच क्या होते हैं। काफ़ी ज़्यादा मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, 2019 में ये क्वेश्चन पूछा गया था और ये सारे क्वेश्चन जो मैं आपको यहाँ पर कराने वाला हूँ वो सारे क्वेश्चन जो है 2019 से 2022 के बीच में पूछे गए और इस बार भी आपसे पूछे जाएंगे। तो यहाँ पर बॉटम अप और टॉप डाउन अप्रोच है, तो इनकी शुरुआत कर लेते हैं। तो बॉटम अप अप्रोच क्या है पहले ये पढ़ लेते हैं। तो बॉटम अप अप्रोच जो है एक ऐसी अप्रोच होती है जिसमें हमें मुख्य कार्य पता नहीं होता है, यानी कि मुख्य कार्य हमें पता नहीं होता है कि हमें क्या करना है, लेकिन हमें यह पता होता है कि मुख्य प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए इन कार्यों को करना होगा। इस अप्रोच में हम सब प्रॉब्लम को सॉल्व करते हुए मेन प्रॉब्लम तक पहुंचते हैं और जब तक हम मुख्य प्रॉब्लम तक नहीं पहुंच जाते तब तक हमें ये पता नहीं होता है कि मुख्य प्रॉब्लम आखिर में क्या होती है। यह अप्रोच जो है वो बॉटम से अप यानी कि नीचे से ऊपर की ओर चलती है या कार्य करती है। इस अप्रोच में हम केवल सब प्रॉब्लम को सॉल्व करते जाते हैं और अपने मुख्य प्रॉब्लम तक पहुंच जाते हैं। इस अप्रोच में मुख्य प्रॉब्लम या प्रोसीजर पर ज़्यादा ध्यान नहीं दिया जाता। इसमें जो डेटा होता है तथा डेटा की सुरक्षा होती है उस पर ज़्यादातर ध्यान दिया जाता है, जैसे कि आप यहाँ पर देख सकते हैं। ये इसका डायग्राम है जो आपको एग्जाम में बनाकर आना है। उसके बाद यहाँ पर टॉप डाउन होती है। पहले तो ये पढ़ते हैं इसमें कौन कौन सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज हैं जो सम्मिलित होती हैं, जैसे कि C++ हो गई, जावा, बीबी हो गई, नेट और सी हो गई। उसके बाद यहाँ पर टॉप डाउन अप्रोच है। तो टॉप डाउन अप्रोच क्या है ये भी यहाँ पर पढ़ लेते हैं। टॉप डाउन अप्रोच जो है वो भी एक अप्रोच होती है जिसमें हमें मुख्य टास्क जो होता है वो पता होता है कि हमें किस लिए प्रोग्राम बनाना है, लेकिन हमें यह पता नहीं होता है कि इसे किस प्रकार बनाना है। तो इस अप्रोच में मुख्य कार्य पर फोकस किया जाता है और कि मुख्य कार्य हो रहा है या नहीं। यह अप्रोच होती है वो टॉप से डाउन यानी कि ऊपर से नीचे की ओर चलती है, जैसे कि आपको यहाँ पर दिखाई दे रहा है। और इसमें पहले मुख्य समस्या डिफाइन की जाती है, फिर इस मुख्य समस्या को ध्यान में रखकर प्रॉब्लम को आगे सॉल्व किया जाता है। इसमें मुख्य प्रॉब्लम को ध्यान में रखकर उससे संबंधित जो भी प्रॉब्लम्स होती हैं उनको डिवाइड किया जाता है। इन सब प्रॉब्लम को मुख्य प्रॉब्लम को ध्यान में रखकर डिज़ाइन किया जाता है। इसलिए हम कह सकते हैं कि इस अप्रोच में मुख्य प्रॉब्लम पर ज़्यादातर फोकस किया जाता है। इस अप्रोच को फॉलो करने वाली जो प्रोग्रामिंग लैंग्वेज होती हैं वो होती हैं C, विजुअल बेसिक, पास्कल और फोर्ट्रान। उसके बाद यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक है आपका एरे। ये आपका करीब यहाँ पर 5 नंबर में इससे करीब आपके 2 क्वेश्चन आपको जरूर पूछे जाएंगे, तो इस बात का विशेष ध्यान रखना है। इस बार 100% गारंटी आपका ये एरे चैप्टर जो है इससे ये क्वेश्चन जरूर आएगा। ठीक है, यहाँ पर इसको समझा देते हैं, फिर उसके बाद यहाँ पर अगले टॉपिक की बात करेंगे। तो एरे क्या होता है? पहली तो बात ये नॉन प्रिमिटिव डेटा टाइप से आपको जो पढ़ाया गया यानी कि लीनियर डेटा स्ट्रक्चर है, इस बात का विशेष ध्यान रखना है। एरे जो है आपका एक नॉन प्रिमिटिव तथा लीनियर डेटा स्ट्रक्चर है जो कि एक समान यानी कि सिमिलर डेटा टाइप्स आइटम्स का यानी कि जो डेटा के आइटम्स होते हैं उनका एक ग्रुप होता है, समूह होता है। अर्थात यह सिर्फ एक ही प्रकार के डेटा को स्टोर ही करेगा, या तो यह सिर्फ इंटीजर वैल्यू जैसे कि इंटीजर हो गई डेटा को स्टोर करेगा या फिर फ्लोटिंग पॉइंट हो गए। जैसे कि यहाँ पर मैं आपको यहाँ पर बता देता हूँ, जैसे कि हमने यहाँ पर एरे की एक लिस्ट बनाई, खाली लिस्ट, और यहाँ पर कुछ वैल्यू।
अगर आपको इंटीजर का मतलब होता है जैसे कि हमारी संख्या होती है 1 2 3 और माइनस में भी हम यहाँ पर ले सकते हैं इंटीजर के अंतर्गत। उसके बाद फ्लोटिंग पॉइंट जो होते हैं वो दशमलव बिंदु होते हैं, जैसे कि 1.45 इस तरह से इन चीज़ों को ये स्टोर करता है। यानी कि एरे डेटा स्ट्रक्चर का प्रयोग डेटा ऑब्जेक्ट्स के समूह को संग्रहित करने के लिए किया जाता है। यहाँ पर एक अलग से डेफिनेशन दी गई है, वो भी मैं आपको यहाँ पर बता दूँ। एरे एक स्टैटिक डेटा स्ट्रक्चर है, अर्थात हम केवल कंपाइल टाइम में ही मेमोरी को एलोकेट कर सकते हैं और इसे रन टाइम में ही बदल नहीं सकते। ये इसकी कंडीशन होती है। उसके बाद यहाँ पर टाइप्स ऑफ एरे दिए गए हैं। एरे जो हैं आपके 3 प्रकार के दिए गए हैं आपके चैप्टर में। तो यहाँ पर सारे जितने भी एरे हैं, जैसे कि 3 प्रकार के एरे हैं, वो यहाँ पर हम आपको पढ़ाने वाले हैं। तो पहला होता है आपका 1 डायमेंशनल एरे, सेकंड होता है 2 डायमेंशनल एरे, तीसरा होता है मल्टी डायमेंशनल एरे। तो यहाँ पर एक एक करके यहाँ पर इनको पढ़ते हैं। तो पहला है आपका 1D, इसे 1D एरे भी बोलते हैं शॉर्ट में। तो 1D एरे क्या होता है? वह एरे जिसमें सिर्फ एक सब स्क्रिप्ट होती है उसे 1D एरेस कहते हैं। इसका प्रयोग लीनियर रूप में डेटा को स्टोर करने के लिए की जाता है, यानी कि किया जाता है, जैसे कि आप यहाँ पर देख सकते हैं। अब यहाँ पर हम डेटा को स्टोर करेंगे, जैसे कि जो भी हमारे आइटम्स हैं या एलिमेंट्स हैं उनको स्टोर करेंगे। और यहाँ पर इंडेक्सिंग जो है वो 1 से स्टार्ट होगी, इसका बात का विशेष ध्यान रखना है। तो यहाँ पर हम कितने एलिमेंट्स को स्टोर कर सकते हैं? 6 को, इस बात का विशेष ध्यान रखना है। उसके बाद 2D पढ़ते हैं। 2D एरे जो है वो एरे होता है, यानी कि जिसमें हम 2 सब स्क्रिप्ट रख सकते हैं, उसे 2 डायमेंशनल एरे कहते हैं। 2 डायमेंशनल एरे को मैट्रिक्स तथा टेबल भी कहते हैं, जैसे कि आप यहाँ पर देख सकते हैं। इसमें कुछ टेबल और कुछ मैट्रिक्स की तरह ही होता है आपका ये 2D एरेस, जैसे कि यहाँ पर फर्स्ट इंडेक्स भी देख सकते हैं और यहाँ पर सेकंड इंडेक्स भी देख सकते हैं। यानी कि दोनों तरफ से यहाँ पर हम इसमें रॉज और कॉलम वगैरह होते हैं, यहाँ पर हम डेटा को स्टोर कर सकते हैं। यहाँ पर हम कितने डेटा को स्टोर कर सकते हैं वो भी आपको पता होना चाहिए। तो यहाँ पर हम 8 एलिमेंट्स को ही स्टोर कर सकते हैं। उसके बाद यहाँ पर 3D मल्टी पढ़ेंगे, 3D नहीं है आपका, मल्टी डायमेंशनल एरे है और इसमें हम ज़्यादा से ज़्यादा सब स्क्रिप्ट को स्टोर कर सकते हैं, जैसे कि आप यहाँ पर देख सकते हैं। उसके बाद यहाँ पर एरे के कुछ एडवांटेज, डिसएडवांटेज, फीचर्स, एप्लीकेशंस वगैरह दिए गए, वो भी यहाँ पर हम जल्दी आपको यहाँ पर बता देते हैं। तो एरे को आसानी से इम्प्लीमेंट किया जाता है, इस बात का विशेष ध्यान रखना। और एक ही प्रकार के विभिन्न डेटा आइटम्स को केवल एक ही नाम के द्वारा प्रदर्शित किया जाता है। जैसे कि हम एरे नाम से हम टेबल बनाते हैं, तो उस टेबल का नाम हम एरे 1 रख सकते हैं या फिर एरे 2 रख सकते हैं। थर्ड है आपका एरे एक ही समय में अनेक डेटा आइटम्स को स्टोर कर सकता है, यानी कि एक ही समय में हम कितने भी बहुत सारे डेटा टाइप्स को स्टोर कर सकते हैं एरे के अंदर। 2D एरेज का प्रयोग मैट्रिसेस को प्रदर्शित करने के लिए किया जाता है। मैट्रिसेस को आप जानते होंगे आव्यूह के रूप। डिसएडवांटेज पढ़ लेते हैं। तो एरे के द्वारा मेमोरी का वेस्ट होता है, यानी कि मेमोरी काफ़ी ज़्यादा लोड हो जाती है, इस कारण इसमें वेस्टेज ज़्यादा होता है। सेकंड है एरे का स्टैटिक डेटा स्ट्रक्चर है, जिसके कारण इसका साइज जो है पहले से डिफाइन होता है। तीसरा पॉइंट है हमें एरे में एक एलिमेंट को डिलीट तथा इंसर्ट करने के लिए पूरे एरे को ट्रेवर्स करना पड़ता है। ट्रेवर्स का मतलब आप जानते होंगे, आपको अभी बताया था मैंने ट्रेवर्स का। कमेंट में बताओ सारे स्टूडेंट। बताओ जल्दी से, तभी आपका अगला टॉपिक है पॉइंटर। काफ़ी ज़्यादा मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक है आपका पॉइंटर। चलो यहाँ पर मैं शुरुआत कर देता हूँ। उसके बाद यहाँ पर ट्रेवर्स आपको कमेंट में ज़रूर बताना है ट्रेवर्स क्या होता है। तो पॉइंटर पढ़ेंगे यहाँ पर। अब अगला टॉपिक है हमारा, तो पॉइंटर क्या होता है, काफ़ी ज़्यादा मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। और ये एरे वाला जो टॉपिक है आपका चैप्टर है, उसमें ये आपका क्वेश्चन दिया गया है और काफ़ी ज़्यादा पूछा भी जाता है। तो पॉइंटर क्या होता है ये भी समझ लेते हैं। उससे पहले मैंने कुछ आपको टॉपिक जो हैं वो नहीं पढ़ाए हैं, वो विशेष टॉपिक हैं लेकिन आप उन्हें पढ़ सकते हैं, जैसे कि डेटा टाइप्स हो गया,
सी के अंदर वेरिएबल्स हो गए, कांस्टेंट आ गए, कमेंट्स वगैरह हो गए। ये टॉपिक्स जो हैं छोटे छोटे हैं जो आप पढ़ सकते हैं। तो यहाँ पर पहले आपने पढ़े होंगे जब आपने इंटरनेट एंड वेब टेक्नोलॉजी जो आपकी सब्जेक्ट है उसमें भी दिए गए हैं डेटा टाइप्स वगैरह और ये सारी चीज़ें। तो यहाँ पर पॉइंटर समझ लेते हैं पहले तो पॉइंटर जो है वो एक वेरिएबल है जो कि एरे के एड्रेस को कंटेन किए रहता है, यानी कि जो एरे का एड्रेस होता है उसको स्टोर करता है। यानी कि पॉइंटर जो है वह वेरिएबल है जो कि दूसरे वेरिएबल के एड्रेस को कंटेन किए रहता है। एड्रेस जो है किसी भी साधारण वेरिएबल में सुरक्षित नहीं हो सकते हैं। इनको सुरक्षित करने के लिए केवल पॉइंटर्स ही उपयोग में लाए जाते हैं। पॉइंटर्स पर किए जा सकने वाले कुछ वैध कार्य निम्नलिखित हैं जो यहाँ पर दिए गए हैं। फर्स्ट है कि एक कास्ट ऑपरेटर को प्रयुक्त करके समान डेटा प्रकार के पॉइंटर्स को असाइन करना। सेकंड है एक पॉइंटर को किसी इंटीजर के साथ जोड़ना अथवा घटाना। तीसरा है किन्हीं दो पॉइंटर्स का अंतर ज्ञात करना अथवा उनकी तुलना करना जो कि एक ही एरे को पॉइंट करते हैं। चौथा पॉइंट है किसी भी पॉइंटर को नल असाइन करना अथवा नल से तुलना करना। उसके बाद यहाँ पर पॉइंटर को प्रयोग किए जाने वाले कुछ निर्देश होते हैं, कुछ कंडीशन वगैरह होती हैं जो आपको यहाँ पर पढ़नी है। तो यहाँ पर कुछ कंडीशन है वो आपको यहाँ पर समझा देते हैं। सी भाषा में यानी कि डेटा स्ट्रक्चर यूनिट सी में पॉइंटर का विशेष महत्व है। पॉइंटर के प्रयोग से हम वेरिएबल द्वारा यूज्ड वर्ड्स की तुलना स्थितियाँ सुनिश्चित कर सकते हैं, जिससे प्रोग्राम की जटिलता जो होती है काफ़ी ज़्यादा कम हो जाती है, आसानी हो जाती है हमें। सी प्रोग्रामिंग भाषा में पॉइंटर्स के प्रयोग से प्रोग्राम के कार्यान्वयन अधिक हो जाती हैं। साथ ही यदि पॉइंटर का सही प्रयोग ना किया जाए तो बहुत बड़ी गलती का कारण भी बन जाता है। तो अतः पॉइंटर को किसी प्रोग्राम में प्रयोग करने से पहले ये सुनिश्चित कर लेना चाहिए कि पॉइंटर प्रोग्राम में सही स्थान पर प्रयोग किया जा रहा है या नहीं। उसके बाद यहाँ पर कुछ पॉइंटर्स में कुछ गलतियाँ होती हैं जो हमें नहीं करनी चाहिए, तो वो यहाँ पर हम समझ लेते हैं। मिस्टेक इन पॉइंटर। तो फर्स्ट नंबर पॉइंट है आपका पॉइंटर वेरिएबल को घोषित करने के लिए हम पॉइंटर वेरिएबल से पहले स्टार का प्रयोग करते हैं। दूसरा है जब तक पॉइंटर वेरिएबल को मान प्रदान नहीं किया जाता तो वह गार्बेज है, अर्थात इस पॉइंटर वेरिएबल के मान का कोई महत्व नहीं होता है। तीसरा पॉइंट है पॉइंटर मेमोरी में यूज्ड बाइट्स का एड्रेस कहलाता है। चौथा पॉइंट है सामान्यतः कंप्यूटर में मेमोरी एड्रेस 0 से शुरू होती है। मेमोरी में सेलों की अधिक संख्या कंप्यूटर के प्रकार पर निर्भर भी करती है। पांचवा पॉइंट है सामान्यतः पॉइंटर में मुख्य गलती यानी कि एम्परसेंट जो है इसे एंड बोलते हैं ऑपरेटर की पाई जाती है। जब पॉइंटर वेरिएबल को मान प्रदान करते हैं तो हम सामान्य वेरिएबल से एंड का प्रयोग करना भूल जाते हैं, जिससे पॉइंटर में वेरिएबल का एड्रेस जो था वो स्टोर नहीं हो पाता। उसके बाद यहाँ पर पॉइंटर आपका समाप्त हो गया। उसके बाद यहाँ पर अगला क्वेश्चन है लिंक्ड लिस्ट से। काफ़ी ज़्यादा मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक है आपका लिंक्ड लिस्ट। तो यहाँ पर ये भी आपको यहाँ पर समझा देते हैं अच्छे से लिंक्ड लिस्ट क्या होती है। तो लिंक्ड लिस्ट जो है वो एक नॉन प्रिमिटिव डेटा लीनियर डेटा स्ट्रक्चर है, इस बात का विशेष ध्यान रखना है। और लिंक्ड लिस्ट नोट्स के समूह से मिलकर बना होता है। तो भाई यहाँ पर नोट्स शब्द जो आया है इसको भी यहाँ पर मैं आपको बता देता हूँ क्या होता है। तो जो आपका नोड होता है वो बेसिकली 2 पार्ट में डिवाइड होता है। पहले में हम क्या करते हैं कि इसमें नोड में कुछ डेटा होता है उससे सुरक्षित रखते हैं, और दूसरे में होती है सूचना, यानी कि दूसरे भाग में किसी अन्य नोड का हम एड्रेस सुरक्षित रख सकते हैं। उसके बाद यहाँ पर अपनी डेफिनेशन पर चलते हैं। तो लिंक्ड लिस्ट जो है वो नोड्स के समूह से मिलकर बना होता है और प्रत्येक नोड्स के 2 भाग होते हैं। यहाँ पर मैंने बताया था, पहला भाग होता है डेटा का और दूसरा भाग होता है पॉइंटर का। लिंक्ड लिस्ट का पॉइंटर भाग अगले नोड के एड्रेस को होल्ड करके रखता है, इस बात का विशेष ध्यान रखना है। नोड्स का प्रयोग डेटा को संग्रहित करने के लिए किया जाता है और लिंक्ड लिस्ट एक ऐसा डेटा स्ट्रक्चर होता है जिसकी लेंथ को रन टाइम में बढ़ाया या घटाया जा सकता है, यानी कि यह एक डायनेमिक होता है, डायनेमिक नेचर का होता है। लिंक्ड लिस्ट का प्रयोग जो है ट्री तथा ग्राफ को बनाने के लिए किया जाता है, इस बात का विशेष ध्यान रखना है। तो यहाँ पर लिंक्ड लिस्ट के टाइप्स पढ़ेंगे। तो बेसिकली यहाँ पर 3 प्रकार के आपके लिंक्ड लिस्ट होते हैं। पहला तो होता है आपका सिंगल लिंक्ड लिस्ट। इसमें क्या होता है, यहाँ पर 1 वे डायरेक्शन होता है तथा सिंगल लिंक्ड लिस्ट के प्रत्येक नोड में 2 फील्ड्स होते हैं। दोनों फील्ड्स क्या क्या होते हैं, पहला होता है कि वह फील्ड होता है जहाँ डेटा स्टोर रहता है, दूसरा होता है जहाँ पर पॉइंटर या लिंक होता है, जैसे कि आप यहाँ पर देख सकते हैं। यानी कि ये आपका हेड हो गया
और यहाँ पर ये आप में सिंगली लिस्ट एलिमेंट्स आपस में कनेक्टेड है। उसके बाद यहाँ पर डबली लिंक्ड लिस्ट है, काफ़ी ज़्यादा मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक है, ये आपसे पूछा जरूर जाएगा, ये मैं आपको लास्ट में जरूर कराऊंगा। तो यहाँ पर ये भी समझ लेते हैं। तो इसमें 2 वे डायरेक्शन होता है, यानी कि डबली लिंक्ड लिस्ट के प्रत्येक नोड में 3 भाग होते हैं। पहले भाग में तो डेटा स्टोर होता है, दूसरे भाग में अगले नोड के लिए लिंक होता है, और तीसरे भाग में पिछले भाग के लिए एक लिंक होता है, जैसे कि आप यहाँ पर देख सकते हैं। उसके बाद यहाँ पर तीसरा टाइप्स होता है सर्कुलर लिंक्ड लिस्ट। तो सर्कुलर लिंक्ड लिस्ट में प्रत्येक नोड सर्कल के रूप में कनेक्टेड होते हैं, और सर्कुलर लिंक्ड लिस्ट के अंत में नल वैल्यू नहीं होती है। इसमें अंतिम नोड जो होती है पहले नोड के एड्रेस को कंटेन यानी कि स्टोर किए रखती है, अर्थात पहला और अंतिम नोड जो एक दूसरे से एडजेसेंट होते हैं। तो सर्कुलर लिंक्ड लिस्ट जो है वो भी यहाँ पर 2 प्रकार की होती है। पहली होती है आपकी सिंगल सर्कुलर लिंक्ड लिस्ट, और दूसरी होती है डबली सर्कुलर लिंक्ड लिस्ट, जैसे कि एग्जांपल आप यहाँ पर देख सकते हैं। यहाँ पर इन दोनों में अंतर क्या है वो भी मैं आपको यहाँ पर बता देता हूँ। अब यहाँ पर सिंगल में आप देख सकते हैं दोनों एक दूसरे से कनेक्टेड होती हैं, तो यहाँ पर भी आप देख सकते हैं ये दोनों जो होती हैं वो भी यहाँ पर एक दूसरे से कनेक्टेड होती हैं डबल लाइन के द्वारा। उसके बाद यहाँ पर लिंक्ड लिस्ट के कुछ एडवांटेज दिए गए हैं, वो भी मैं आपको यहाँ पर बता देता हूँ। तो लिंक्ड लिस्ट जो है डायनेमिक डेटा स्ट्रक्चर है, आपको बताया था डायनेमिक नेचर होता है इसका। सेकंड है कि लिंक्ड लिस्ट को रन टाइम में हम घटा या बढ़ा भी सकते हैं, और अर्थात यानी कि जो मेमोरी होती है उसमें रन टाइम जो होता है उसको आलोकेट और डिलोकेट भी कर सकते हैं। तीसरा पॉइंट है कि इसमें हम आसानी से इंसर्शन और डिलीशन कार्य को आसानी से कर सकते हैं, और साथ कि इसमें हम नोड को इंसर्ट भी कर सकते हैं और डिलीट भी कर सकते हैं। ये ऑपरेशन होते हैं, इन बात का आपको विशेष ध्यान रखना। चौथा पॉइंट है कि लिंक्ड लिस्ट में मेमोरी को अच्छी तरह से यूटिलाइज किया जाता है, क्योंकि हमें इसमें पहले से मेमोरी एलोकेट नहीं करनी पड़ती है। पांचवा पॉइंट है कि इसका एक्सेस टाइम जो होता है काफ़ी ज़्यादा फास्ट होता है, और बिना मेमोरी ओवरहीट के एक नियत समय में हम एक्सेस भी कर लेते हैं। छठा पॉइंट है कि लिंक्ड लिस्ट का प्रयोग करके हम लीनियर डेटा स्ट्रक्चर जैसे कि स्टैक हो गया, क्यू होगा, उसे आसानी से इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। उसके बाद यहाँ पर डिसएडवांटेज भी दिए गए। तो पहला पॉइंट है कि लिंक्ड लिस्ट में एरे की तुलना में एलिमेंट्स को स्टोर करने के लिए अधिक मेमोरी की जरूरत पड़ती है, क्योंकि लिंक्ड लिस्ट की प्रत्येक नोड जो होती है एक पॉइंटर को कंटेन करके रखती है, जिसके कारण इसे अधिक मेमोरी की आवश्यकता होती है। दूसरा पॉइंट है कि लिंक्ड लिस्ट में नोड्स को ट्रेवर्स करना बहुत ही कठिन होता है, और इसमें हम किसी एक एलिमेंट को रैंडमली एक्सेस नहीं कर सकते हैं, जैसा कि हम एरे में इंडेक्स के द्वारा करते हैं। उदाहरण के लिए यहाँ पर एक उदाहरण दिया गया है, वो भी यहाँ पर आप देख सकते हैं। अगर हम किसी n पोजीशन में स्थित नोड को ट्रेवर्स करना चाहें तो हमें n से पहले आने वाले सभी नोड्स को ट्रेवर्स करना पड़ेगा, जिससे हमारा बहुत सारा समय जो है वो काफ़ी ज़्यादा नष्ट हो जाएगा। तीसरा पॉइंट है कि लिंक्ड लिस्ट में रिवर्स ट्रेवर्सिंग करना बहुत ही डिफिकल्ट होता है, और डबली लिंक्ड लिस्ट में हम आसानी से कर सकते हैं, परंतु इसमें पॉइंटर के लिए ज़्यादा मेमोरी की ज़रूरत पड़ती है। उसके बाद यहाँ पर कुछ अनुप्रयोग दिए गए हैं लिंक्ड लिस्ट के, किस किस चीज़ों में इसका इस्तेमाल किया जाता है वो यहाँ पर हम पढ़ने वाले हैं। तो फर्स्ट नंबर के इसे हम स्टैक्स और क्यू में आसानी से इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। दूसरा पॉइंट है कि ग्राफ में हम इसे इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। लिंक्ड लिस्ट में हम एडसेंस वर्टेक्स को स्टोर कर सकते हैं। तीसरा है कि डायनेमिक मेमोरी एलोकेशन के लिए भी हम इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। चौथा पॉइंट है डायरेक्टरी के नामों को कंटेंट मेंटेन करने के लिए इसका इस्तेमाल किया जाता है, और लॉन्ग इंटीजर जो होते हैं अर्थमेटिक ऑपरेशन को परफॉर्म करने के लिए उनका भी यहाँ पर यूज़ कर सकते हैं। छठा पॉइंट है कि नोड में कांस्टेंट को स्टोर करके पॉलिनोमियल्स को मैनिपुलेट किया जा सकता है, और साथ में स्पेस मैट्रिक्स को प्रस्तुत करने के लिए भी हम इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। उसके बाद यहाँ पर कुछ ऑपरेशन होते हैं लिंक्ड लिस्ट के अंतर्गत, वो भी मैं यहाँ पर आपको बता देता हूँ। जैसे कि इंसर्शन आप यहाँ पर देख सकते हैं। तो इंसर्शन का मतलब क्या होता है कि लिस्ट में हम एलिमेंट को ऐड कर सकते हैं, जो नोड होती हैं उनको ऐड कर सकते हैं। डिलीशन का मतलब होता है कि एलिमेंट को डिलीट करना। उसके बाद ट्रेवर्स, लिस्ट में एलिमेंट को ट्रेवर्स करना। डिस्प्ले, पूरी लिस्ट को डिस्प्ले करना। और सर्च का दी गई जो की होती है उसको एलिमेंट को सर्च करना। तो यहाँ पर ऑपरेशन दिए गए हैं वो आप यहाँ पर पढ़ सकते हैं। आपकी मैराथन क्लास है काफ़ी ज़्यादा लॉन्ग हो जाएगी, तो इसलिए इस टॉपिक को मैं यहाँ पर छोड़ देता हूँ। छोटा सा टॉपिक है।
उसके बाद यहाँ पर मैंने आपसे कहा था कि डबली लिंक्ड लिस्ट जो है काफ़ी ज़्यादा मोस्ट इंपॉर्टेंट है, वो मैं आपको यहाँ पर करा देता हूँ। तो डबली लिंक्ड लिस्ट जो है क्या होती है उसके बारे में बात कर लेते हैं। तो डबली लिंक्ड लिस्ट एक प्रकार का लिंक्ड लिस्ट होता है, यानी कि उसी का टाइप्स है, और जिसमें प्रत्येक नोड के पास 2 लिंक्स होती हैं। इस बात का विशेष रखना है, डबली में 2 लिंक्स होती हैं। पहले लिंक लिस्ट में पिछले नोड को पॉइंट करता है, यानी कि जो पहला लिंक लिस्ट होता है उसमें पिछले नोड को पॉइंट करता है, जबकि जो दूसरा लिंक होता है इसमें लिस्ट में आगे वाले जो नोड होते हैं उनको पॉइंट करता है, जैसे कि आप यहाँ पर पढ़ सकते हैं। दूसरा शब्दों में डबली लिंक्ड लिस्ट में नेविगेशन दोनों तरफ से संभव है, आगे से भी और पीछे से भी। सिंगल लिंक्ड लिस्ट में प्रत्येक नोड के पास केवल एक लिंक होता है जो उसके आगे वाले नोड को पॉइंट करता है। इस कारण हम इसमें एक ही तरफ से ट्रेवर्स कर सकते हैं और हम वापसी पीछे यानी कि ट्रेवर्स नहीं कर सकते हैं, और इस समस्या को हल करने के लिए डबली लिंक्ड लिस्ट का प्रयोग किया जाता है, जैसे कि आप यहाँ पर देख सकते हैं। दोनों तरफ से हम यहाँ पर कर सकते हैं ऑपरेशन को। उसके बाद यहाँ पर एडवांटेज दिए गए हैं। तो फर्स्ट पॉइंट है कि इसको हम आगे और पीछे दोनों दिशाओं में ट्रेवर्स कर सकते हैं। दूसरा पॉइंट है कि इसमें डिलीशन ऑपरेशन बहुत ही प्रभावी होता है, यदि डिलीट किए जाने वाले जो नोड होते हैं उनको पॉइंटर दिया गया होता है। तीसरा पॉइंट है कि हम दिए गए नोड के आगे तेजी से एक नया नोड इंसर्ट कर सकते हैं। डिसएडवांटेज की बात करें तो इसमें प्रत्येक नोड को पिछले पॉइंटर के लिए अतिरिक्त स्पेस की आवश्यकता होती है। दूसरा पॉइंट है कि इसमें सभी ऑपरेशन को मेंटेन करने के लिए एक अतिरिक्त पॉइंटर की आवश्यकता होती है। उदाहरण के लिए इंसर्शन में हमें अगले पॉइंटर्स के साथ पिछले पॉइंटर्स को भी मॉडिफाई करने की आवश्यकता होती है। कुछ ऑपरेशन होते हैं जैसे कि जो आप पढ़ते आए हैं वो भी आप जानते होंगे इनके बारे में। उसके बाद काफ़ी ज़्यादा मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, एरे और लिंक्ड लिस्ट में क्या डिफरेंस है दोनों के बीच में, वो भी मैं आपको यहाँ पर बता देता हूँ। एक तरफ है आपका एरे और दूसरी तरफ है आपका लिंक्ड लिस्ट। मैं दोनों को आपको बताते जाऊँ, लेकिन आपको विशेष ध्यान रखना है कि कौन सी लाइन में मैं आपको यहाँ पर पढ़ा रहा हूँ। तो पहले पढ़ते हैं एरे। एरे समान प्रकार के डेटा टाइप्स को स्टोर करके रख सकता है, यानी कि उनका कलेक्शन होता है। और लिंक्ड लिस्ट जो है समान प्रकार के एलिमेंट्स का एक ऑर्डर कलेक्शन होता है जो कि एक दूसरे से पॉइंटर्स के द्वारा कनेक्टेड होते हैं। दूसरा पॉइंट है कि यह रैंडम एक्सेस को सपोर्ट करता है, जिसका मतलब है कि हम इसे डायरेक्ट इसके इंडेक्स का प्रयोग करके एक्सेस कर सकते हैं। जैसे कि फर्स्ट एलिमेंट के लिए एरे 0 इंडेक्सिंग के लिए यूज़ कर सकते हैं, और यह सीक्वेंशियल एक्सेस को सपोर्ट करता है, जिसका मतलब है कि लिंक्ड लिस्ट में किसी एलिमेंट्स या नोड्स को एक्सेस करने के लिए हमें पूरी लिस्ट को सीक्वेंशियली ट्रेवर्स करना पड़ता है। तीसरा पॉइंट है कि इसमें एलिमेंट्स को कॉन्टिग्यूस मेमोरी लोकेशन में स्टोर किया जाता है, और इसमें एलिमेंट को मेमोरी में कहीं भी स्टोर नहीं किया जाता। चौथा पॉइंट है कि इसमें एलिमेंट्स को बहुत ही तेज़ी से एक्सेस कर सकते हैं तथा इसकी नियत टाइम जो है वो यहाँ पर 1 रहती है, और इसमें टाइम जो है कॉम्प्लेक्सिटी n रहती है। पाँचवा पॉइंट है कि इसमें इंसर्शन डिलीशन और जो ऑपरेशन होते हैं उनमें अधिक टाइम लगता है, क्योंकि मेमोरी लोकेशन कंटिन्यूस तथा फिक्स होते हैं, और इसमें इंसर्शन डिलीशन ऑपरेशन काफ़ी ज़्यादा फास्ट होते हैं। छठा पॉइंट है कि इसमें मेमोरी को कंपाइल टाइम में आलोकेट किया जाता है, इसे स्टैटिक मेमोरी आलोकेट भी कहते हैं। इसमें मेमोरी को रन टाइम में आलोकेट किया जाता है, इसे डायनेमिक मेमोरी आलोकेट भी कहते हैं, आलोकेशन भी कहते हैं। सातवां पॉइंट है कि एरे में प्रत्येक एलिमेंट फ्री यानी कि स्वतंत्र होता है तथा इसे इसके इंडेक्स वैल्यू के द्वारा एक्सेस किया जाता है, और इसमें है कि लिंक्ड लिस्ट में प्रत्येक नोड अगले और पिछले नोड से पॉइंट होते हैं। आठवां पॉइंट है कि यह सिंगल डायमेंशनल, 2 डायमेंशनल तथा मल्टी डायमेंशनल एरे होते हैं, और जो लीनियर की बात करें तो यह लीनियर, सिंगली, डबली या सर्कुलर हो सकते हैं, ये इनके टाइप्स हैं। नवा पॉइंट है कि एरे का साइज इसके डिक्लेरेशन के समय स्पेसिफाई किया जाता है, और लिंक्ड लिस्ट का साइज रन टाइम में बढ़ता है, जैसे इसमें नए नोड्स को ऐड करेंगे ऐसे वैसे इसका साइज बढ़ता जाएगा। उसके बाद यहाँ पर एक और मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, सिंगल लिंक्ड लिस्ट और डबली लिंक्ड लिस्ट में क्या अंतर्गत है, क्या अंतर है, वो भी मैं आपको यहाँ पर समझा देता हूँ अच्छी तरह से। तो यहाँ पर इनके अंतर की बात करेंगे तो फर्स्ट नंबर है कि सिंगली लिंक्ड लिस्ट में प्रत्येक नोड डेटा को कंटेन करता है तथा अगले नोड के पार्ट से लिंक होता है। डबली लिंक्ड लिस्ट में प्रत्येक नोड डेटा को कंटेन करता है और अगले नोड तथा पिछले नोड के पार्ट से लिंक होता है। दूसरा पॉइंट है, चूंकि सिंगली लिंक्ड लिस्ट में
नोड पिछले नोड से लिंक नहीं होता, तो इसलिए हम इसमें पीछे को ट्रेवर्स नहीं कर सकते। डब्ल्यू में क्या होता है, हम आगे पीछे दोनों से नोड से लिंक होती हैं, तो इसमें हम ट्रेवर्स कर सकते हैं। यह प्रत्येक नोड के लिए कम मेमोरी का प्रयोग करता है और ये इसमें ज़्यादा मेमोरी का प्रयोग किया जाता है। ऑपरेशन की बात करें तो इसमें पोजीशन n से होती है और इसमें पोजीशन 1 से होती है। पांचवा पॉइंट है कि जब हमें मेमोरी को सेव करना होता है तथा सर्चिंग की ज़रूरत नहीं होती है, तब हम सिंगली लिंक्ड लिस्ट का प्रयोग करते हैं। और इसमें है कि जब हमें बेहतर परफॉर्मेंस की आवश्यकता होती है तथा मेमोरी एवं सर्चिंग की कोई लिमिटेशन नहीं होती है, तो हम डबली लिंक्ड लिस्ट का प्रयोग करते हैं। छठा पॉइंट है कि यदि हमें पता होता है कि एक एलिमेंट लिस्ट के अंत में है, तो हमें फिर भी लिस्ट के शुरुआत से ट्रेवर्स करना होता है। इसमें है कि यदि हमें पता होता है कि एक एलिमेंट लिस्ट के अंत में है, तो हम लिस्ट के अंदर से ट्रेवर्स कर सकते हैं, यानी कि डबली में क्या होता है कि हम आगे पीछे दोनों से सर्चिंग कर सकते हैं। सातवां पॉइंट है कि इसका ज़्यादातर प्रयोग स्टैक्स के लिए किया जाता है और इसका जो डबली का है तो स्टैक्स, हीप्स तथा बाइनरी ट्रीज को इम्प्लीमेंट करने के लिए भी किया जाता है। उसके बाद यहाँ पर आपका अगला क्वेश्चन है स्टैक। काफ़ी ज़्यादा मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, आपको इसे छोड़ना नहीं है, एग्जाम में वो काफ़ी ज़्यादा सरल भी है। तो यहाँ पर हम इसको भी आपको समझा देते हैं अच्छी तरह से क्या होता है। तो स्टैक की बात करेंगे तो स्टैक जो है एक विशेष प्रकार का लीनियर डेटा स्ट्रक्चर होता है जो कि लिफो यानी कि लास्ट इन फर्स्ट आउट यानी कि लिफो के सिद्धांत पर वर्क करता है। अर्थात वह आइटम जो कि सबसे अंत में ऐड किया जाता है उसे सबसे पहले रिमूव किया जाता है। फर्स्ट जैसे कि लास्ट इन फर्स्ट इन, यहाँ पर समझने की कोशिश कीजिए। कहने का मतलब होता है कि यह स्टैक जो है वो लीनियर डेटा स्ट्रक्चर होता है जो कि लिफो सिद्धांत पर कार्य करता है। अर्थात आइटम जो कि सबसे अंत में ऐड किया जाता है यानी कि सबसे बाद में ऐड किया जाता है उसे सबसे पहले रिमूव यानी कि निकाला जाता है, तथा जो आइटम सबसे पहले ऐड किया जाता है उसे सबसे अंत में रिमूव किया जाता है। यानी कि यहाँ पर आप देख सकते हैं, जैसे कि आप यहाँ पर देख सकते हैं, जैसे मैं यहाँ पर नंबर दे देता हूँ 1 2 3 4 5 6 नंबर तक यहाँ पर दे दी। अब यहाँ पर क्या होता है कि ये लिफो सिद्धांत पर वर्क करता है। लिफो यानी कि लास्ट इन और फर्स्ट आउट। जैसे कि मान लीजिए मैंने यहाँ से एक, इसमें दो ऑपरेशन होते हैं पुश और पॉप, इन दोनों के बारे में भी यहाँ पर आप बताएंगे। जैसे कि मैंने यहाँ पर कोई भी वैल्यू यहाँ पर पुश की यानी कि स्टोर की, अब मुझे यहाँ पर पॉप का यानी कि निकालना है, तो मैं इस संख्या को निकाल सकता हूँ। जैसे कि यहाँ पर मैंने इसे लास्ट इन की यानी कि सबसे बाद में इसे निकाले, सबसे लास्ट में इसे डाला और सबसे पहले ही इसे निकाल दिया। ये होता है इसमें कुछ कंडीशन। तो स्टैक में किसी आइटम को डालने तथा रिमूव यानी कि हटाने के लिए सिर्फ एक एंड होता है जिसे हम टॉप एंड कहते हैं। इसमें केवल टॉप एंड से ही आइटम को ऐड और रिमूव कर सकते हैं। दूसरे शब्दों में कहा जाए कि भाई डेटा स्ट्रक्चर क्या है, तो डेटा स्ट्रक्चर में स्टैक एक एब्स्ट्रैक्ट डेटा टाइप यानी कि एडीटी है और इसमें एक लिमिटेड साइज के एलिमेंट्स या आइटम्स को ही स्टोर किया जा सकता है। स्टैक का प्रयोग ज़्यादातर सभी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में किया जाता है और इसे स्टैक इसलिए किया जाता है क्योंकि यह रियल वर्ल्ड के स्टैक की तरह यहाँ पर व्यवहार करता है। इसका रियल वर्ल्ड एग्जाम्पल है किताबों का ढेर, चूड़ियाँ पहनना और निकालना तथा प्लेट्स का ढेर। ऑपरेशन कौन कौन से होते हैं वो भी यहाँ पर पूछे जाते हैं एग्जाम में। पुश और पॉप ऑपरेशन क्या होते हैं इनके बारे में। तो पहले पढ़ेंगे हम पुश ऑपरेशन। पुश ऑपरेशन क्या होता है, जब स्टैक में हम डेट आइटम को इंसर्ट करते हैं यानी कि ऐड करते हैं तो वह पुश ऑपरेशन कहलाता है। यदि स्टैक फुल होता है तो वो ओवरफ्लो कंडीशन होती है। एक तरह से कह सकते हैं इसे ओवरफ्लो ऑपरेशन भी आप इसे कह सकते हैं, यानी कि जब भर जाता है। उसके बाद यहाँ पर पॉप ऑपरेशन है, जब स्टैक में से आइटम को डिलीट किया जाता है यानी कि निकाला जाता है तो इस ऑपरेशन को पॉप ऑपरेशन कहते हैं। और यदि स्टैक जो है खाली होता है तब अंडरफ्लो कंडीशन होती है। उसके बाद यहाँ पर इजी एम्प्टी ऑपरेशन है और यह ऑपरेशन बताता है कि जो स्टैक है वो खाली है या नहीं। उसके बाद इज फुल है और यह ऑपरेशन बताता है कि स्टैक जो है वो भरा हुआ है या नहीं। उसके बाद पीक है जो कि पोजीशन पर एलिमेंट को रिटर्न करता है। उसके बाद काउंट है जो कि एलिमेंट्स की संख्या को रिटर्न करता है। चेंज की बात करें पोजीशन पर एलिमेंट को बदल देता है। और डिस्प्ले की बात करें एलिमेंट्स को आइटम को प्रिंट करना। उसके बाद यहाँ पर कुछ स्टैक के अनुप्रयोग दिए गए हैं, कहाँ कहाँ पर इसका यूज़ किया जाता है वो भी आप यहाँ पर पढ़ लें। स्टैक का प्रयोग एक्सप्रेशन
एवुलेशन के लिए किया जाता है। दूसरा पॉइंट है कि इसका प्रयोग एक एक्सप्रेशन में पैरेंथेसिस मैचिंग को चेक करने के लिए भी किया जाता है। उसके बाद इसका प्रयोग इनफिक्स एक्सप्रेशन को पोस्ट फिक्स एक्सप्रेशन या प्रीफिक्स एक्सप्रेशन में कन्वर्ट करने के लिए भी किया जाता है। चौथा पॉइंट है कि बहुत सारी जगहों जैसे कि फोटोशॉप हो गया, एडिटर्स हो गया आदि में अंडो और रेडो के लिए स्टैक का प्रयोग किया जाता है। वेब ब्राउज़र में हम कोई भी पेज आपने देखा होगा, अगर मान के चलिए हमने बैक फॉरवर्ड और फॉरवर्ड के फीचर्स के लिए इसका यूज़ करते हैं। जैसे कि आपने देखा होगा एक वेबसाइट आपने खोली, उसे क्लोज किया, इस तरह से इसका प्रयोग बहुत सारी एल्गोरिथम में किया जाता है, जैसे कि टी टेबल्स हो गई, स्टॉक स्पान प्रॉब्लम हो गई या फिर हिस्टोग्राम प्रॉब्लम हो गई। इसका प्रयोग ग्राफ जो ट्रेवर्सल एल्गोरिथम होती है उसमें किया जाता है। CPU शेड्यूलिंग और डिस्क शेड्यूलिंग में इसका यूज़ किया जाता है। फीचर्स की बात करें तो स्टैक समान डेटा टाइप्स का एक ऑर्डर लिस्ट होता है। दूसरा पॉइंट है कि यह लिफो स्ट्रक्चर और यानी कि इसे फ्लो स्ट्रक्चर भी कहते हैं, फर्स्ट इन लास्ट आउट। तीसरा पॉइंट है कि इसमें एलिमेंट्स को केवल एक ही एंड से ऐड कर सकते हैं और रिमूव कर सकते हैं और उस एंड को हम टॉप कहते हैं। चौथा पॉइंट है कि इसे तब ओवरफ्लो कहते हैं जब यह पूरी तरह से फ्लो हो जाता है और अंडरफ्लो जब कहते हैं ये पूरी तरह से खाली हो जाता है। वर्किंग की बात करेंगे, जैसा कि आपको पता है कि स्टैक लिफो के सिद्धांत पर कार्य करता है। तो यहाँ पर आपको चित्र दिया गया है, जैसे कि आप यहाँ पर देखिए। तो यहाँ पर माना कि यह स्टैक खाली है और हमें इसमें एलिमेंट्स को स्टोर कराना है, यानी कि एलिमेंट्स को स्टोर कराना चाहते हैं और हम इसमें एलिमेंट्स को एक एक करके तब तक पुश करते रहेंगे जब तक कि ये फुल नहीं हो जाता। जैसे कि आप यहाँ पर देख सकते हैं, जैसे कि हमने 1 को पुश किया, ठीक है, उसके बाद 2 को पुश किया, ठीक है, उसके बाद 3 को पुश किया, उसके बाद यहाँ पर 4 को पुश किया, उसके बाद यहाँ पर हमने 5 को पुश किया और इस तरह से ये हमारा यहाँ पर फुल हो गया है। ये इसकी वर्किंग होती है। उसके बाद यहाँ पर कुछ एडवांटेज और डिसएडवांटेज दिए गए, जैसे कि इसकी स्पीड जो होती है, एक्सेस स्पीड काफ़ी ज़्यादा फास्ट होती है। इसमें मेमोरी को बेहतर ढंग से मैनेज किया जाता है, इसलिए इसमें मेमोरी कभी भी फ्रेगमेंट नहीं होती है। इसके द्वारा डेटा को लिफो मेथड से मैनेज किया जाता है, जो कि लिंक्ड लिस्ट और एरे में संभव नहीं है। इसका यूज तब तक किया जाता है जब वेरिएबल को फंक्शन के बाहर नहीं प्रयोग किया जाता। स्टैक अपने आप ही ऑब्जेक्ट को क्लीन कर देता है। डिसएडवांटेज की बात करें तो यह लोकल वेरिएबल्स को एक्सेस कर सकता है, इसमें वेरिएबल को रिसाइज नहीं किया जा सकता। इसका मुख्य नुकसान यह है कि इसमें मेमोरी की कमी होती है। उसके बाद काफ़ी ज़्यादा मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक है आपका क्यू। क्यू आपका एक टॉपिक है और एक चैप्टर भी है जो हम आपको यहाँ पर बताएंगे। तो क्यू क्या होता है पहले तो ये समझ लेते हैं। क्यू एक नॉन प्रिमिटिव तथा लीनियर डेटा स्ट्रक्चर है और यह यानी कि फर्स्ट इन फर्स्ट आउट के सिद्धांत पर कार्य करता है। अब स्टैक जो है वो आपका पता होगा कि किस सिद्धांत पर कार्य करता है, कमेंट में जरूर बताएं सारे स्टूडेंट। अभी मैंने आपको चैप्टर पढ़ाया है स्टैक, जल्दी से बताएं। तो यह फिफो सिद्धांत पर कार्य करता है, यानी कि फर्स्ट इन फर्स्ट आउट, अर्थात वह आइटम जो कि सबसे पहले ऐड किया जाता है और वह आइटम सबसे पहले रिमूव किया जाएगा और वह आइटम जो कि सबसे अंत में ऐड किया जाएगा उसे अंत में ही रिमूव किया जाएगा, यानी कि फर्स्ट इन फर्स्ट आउट, पहले आओ पहले पाओ, इस सिद्धांत पर कार्य करता है। यहाँ पर एग्जाम्पल, उससे पहले कुछ डेफिनेशन है, जैसे कि क्यू एक एब्स्ट्रैक्ट डेटा स्ट्रक्चर है और यह स्टैक की तरह ही होता है, परंतु क्यू में दोनों एंड्स खुले होते हैं जबकि स्टैक में केवल टॉप एंड ही खुला होता है। क्यू को हम अपनी वास्तविक दुनिया में अक्सर ही प्रयोग करते हैं। जैसे कि एग्जाम्पल लेते हैं, यहाँ पर एग्जाम्पल के जरिए आपको अच्छा समझ में आएगा। रेलवे का उदाहरण लेते हैं। यहाँ पर मान लीजिए एक व्यक्ति जो है रेलवे में टिकट रिजर्वेशन की लाइन में सबसे पहले लगा होता है और सबसे पहले टिकट लेकर चला जाता है। भाई व्यक्ति जो लास्ट में लगा हुआ रहता है वह अंत में ही बाहर जाएगा। आपने देखा होगा, अगर मान लीजिए यहाँ पर आपका टिकट काउंटर है, ठीक है, उसके बाद आप यहाँ से टिकट लेने गए, यानी कि फर्स्ट नंबर पर आपको पहुँचे, तो फर्स्ट नंबर आपको ही टिकट मिलेगा और आपके पीछे जो व्यक्ति हैं उसे एंड में मिलेगा। ठीक है, यहाँ पर ये इसी सिद्धांत पर कार्य करता है। क्यू में जो है 2 एंड होते हैं, एक होता है फ्रंट एंड होता है तथा दूसरा होता है रियर एंड। रियर एंड में आइटम को ऐड किया जाता है तथा फ्रंट एंड में आइटम को रिमूव किया जाता है, यहाँ पर आप देख सकते हैं। उसके बाद ऑपरेशन है
ऑपरेशन आपको पता है कौन कौन से ऑपरेशन किए जाते हैं, जैसे कि यहाँ पर एन क्यू है। एन क्यू में क्या होता है कि जब हम क्यू में किसी आइटम या एलिमेंट को ऐड करते हैं तो इस ऑपरेशन को एन क्यू कहते हैं। डी क्यू की बात करें तो जब हम किसी क्यू में किसी आइटम को डिलीट करते हैं तो हम उसे डी क्यू होते हैं। पी की बात करें, इस ऑपरेशन का प्रयोग क्यू में फ्रंट एलिमेंट को प्राप्त करने के लिए और इसमें एलिमेंट को डिलीट नहीं किया जाता। इस एम्प्टी की बात करें तो यह चेक करने के लिए इसका इस्तेमाल किया जाता है कि क्यू जो है खाली है या नहीं। उसके बाद यहाँ पर एप्लीकेशन की बात करें कि किस किस में क्यू का यूज़ किया जाता है, तो इसका डिस्क स्केड्यूलिंग और सीपीयू स्केड्यूलिंग में किया जाता है। सिंक्रोनाइजेशन के लिए भी इसका यूज़ करते हैं। रियल टाइम सिस्टम में इसका यूज़ किया जाता है। कॉल सेंटर फ़ोन सिस्टम में भी इसका यूज़ किया जाता है। और क्यू का प्रयोग जो है कई सारी एप्लीकेशन जो होती हैं उनमें भी यूज़ किया जाता है, जैसे कि आपका MP3 प्लेयर होगा, CD प्लेयर होगा। फीचर्स की बात करें तो स्टैक की तरह ही क्यू भी समान डेटा टाइप्स के एलिमेंट्स को ऑर्डर लिस्ट में स्टोर करता है। यह एक FIFO स्ट्रक्चर है, यानी कि फर्स्ट इन फर्स्ट आउट सिद्धांत पर वर्क करता है। क्यू में किसी नए एलिमेंट को रिमूव करने के लिए हमें सबसे पहले इंसर्ट किए गए सभी एलिमेंट्स को रिमूव करना पड़ता है। इसमें पीक फंक्शन का प्रयोग फर्स्ट एलिमेंट की वैल्यू को रिटर्न करने के लिए किया जाता है। उसके बाद यहाँ पर टाइप्स की बात करेंगे कि क्यू भाई कितने प्रकार के होते हैं। तो फर्स्ट है आपका लीनियर क्यू। इसमें क्या होता है कि इसमें इंसर्शन को एक एंड से किया जाता है और दूसरे एंड से डिलीट किया जाता है। वह एंड से जहाँ इंसर्शन किया जाता है उसे रियर एंड कहते हैं और जहाँ से डिलीशन किया जाता है उसे फ्रंट एंड कहते हैं। उसके बाद यहाँ पर सर्कुलर क्यू है। इसमें सभी नोड्स को सर्कुलर के रूप में प्रस्तुत किया जाता है और इसमें लास्ट एलिमेंट पहले एलिमेंट के साथ कनेक्टेड होता है, जिसे हम रिंग बफर भी कहते हैं। सर्कुलर क्यू में आइटम को रियर एंड से ऐड किया जाता है तथा आइटम को फ्रंट एंड जो होता है उससे ही रिमूव किया जाता है। उसके बाद तीसरा प्रकार है प्रायोरिटी क्यू। यह एक विशेष प्रकार का क्यू होता है जिसमें प्रत्येक एलिमेंट के साथ एक प्रायोरिटी यानी कि प्राथमिकता कनेक्टेड रहती है और यह उसी प्रायोरिटी के आधार पर कार्य करता है। इसमें जिस एलिमेंट की प्रायोरिटी सबसे कम होती है उसे सबसे पहले रिमूव किया जाता है और यदि एलिमेंट की प्रायोरिटी समान होती है तो यह FIFO सिद्धांत के आधार पर एलिमेंट को अरेंज करता है, यानी कि फर्स्ट इन फर्स्ट आउट सिद्धांत पर कार्य करता है। उसके बाद यहाँ पर DQ है। DQ का पूरा नाम डबल एंडेड क्यू है और DQ एक ऐसा डेटा स्ट्रक्चर होता है जिसमें हम आइटम्स को फ्रंट तथा रियर एंड दोनों से ऐड भी कर सकते हैं और रिमूव भी कर सकते हैं। यह भी दो प्रकार का होता है, जैसे कि यहाँ पर आप देख सकते हैं इनपुट रेस्ट्रिक्टेड DQ और एक होता है आपका आउटपुट रेस्ट्रिक्टेड DQ। अब यहाँ पर लीनियर क्यू क्या है, ये क्वेश्चन आपसे पूछा जाएगा तो मैं यहाँ पर समझा देता हूँ कि क्या होता है। यह एक लीनियर डेटा स्ट्रक्चर होता है। लीनियर क्यू में डेटा एलिमेंट्स को सिक्वेंशियल यानी कि एक अनुक्रम ऑर्डर में एक के बाद इस तरह से ऑर्गेनाइज किया जाता है। इसे लीनियर इसलिए कहा जाता है क्योंकि यह स्ट्रेट लाइन की तरह ही दिखता है, यानी कि सीधी लाइन की तरह ही दिखता है जिसमें एलिमेंट एक के बाद अरेंज होते रहते हैं। लीनियर क्यू जो है वो फर्स्ट इन फर्स्ट आउट यानी कि FIFO के सिद्धांत पर कार्य करता है और ये समान प्रकार के एलिमेंट्स को एक कलेक्शन होता है जिसमें नए एलिमेंट्स को एक एंड से स्टोर किया जाता है यानी कि ऐड किया जाता है और दूसरे एंड से डिलीट किया जाता है। इस क्यू की परफॉर्मेंस जो है वह सर्कुलर क्यू की तुलना में एफिशिएंट यानी कि आप प्रभावी होती है तथा इसमें मेमोरी का वेस्टेज होता है, यानी कि मेमोरी काफ़ी ज़्यादा ख़राब होती है। और इसमें 3 कंपोनेंट्स का यूज़ किया जाता है। वो होते हैं पहले तो कंटेनर ऑफ आइटम, यानी कि यह क्यू के एलिमेंट्स को कंटेन करता है। उसके बाद पॉइंटर होता है और यह क्यू के फर्स्ट आइटम को पॉइंट करता है। तीसरा होता है आपका इसमें पॉइंटर दिया, यह क्यू के लास्ट आइटम को पॉइंट करता है। उसके बाद इसमें ऑपरेशन की बात करें तो इसमें कई सारे ऑपरेशन किए जाते हैं, जैसे कि क्यू को इंटिलाइज करना, यह चेक करना कि क्यू खाली है या नहीं और क्यू भरा है या नहीं, रियर एंड से नए एलिमेंट को इंसर्ट करना और फ्रंट एंड से एलिमेंट्स को डिलीट करना। कुछ इस तरह से आपका क्यू यहाँ पर दिखाई देता है, जो आप यहाँ पर देख सकते हैं। यहाँ पर जो आपको दिखाई देता है इसे बोलते हैं हम रियर और इसे बोलते हैं फ्रंट एंड। उसके बाद काफ़ी ज़्यादा मोस्ट इंपोर्टेंट है आपका ट्री। ट्री को भी यहाँ पर अच्छी तरह से आपको समझाएंगे। तो ट्री जो है आपका एक हिरार्किकल डेटा स्ट्रक्चर होता है, यानी कि ट्री एक हिरार्किकल डेटा स्ट्रक्चर होता है जो कि इंफॉर्मेशन या डेटा को हिरार्किकल से यानी कि श्रेणी के रूप में स्टोर करके रखता है। ट्री जो है एक नोड्स का एक समूह होता है जिनमें सामान्यतया हिरार्किकल रिलेशनशिप होती है।
ट्री एक नॉन लीनियर डेटा स्ट्रक्चर होता है। ट्री में पेरेंट चाइल्ड रिलेशनशिप होती है और ट्री के प्रत्येक डेटा आइटम को हम नोड कहते हैं। ट्री में जो सबसे ऊपर वाला नोड होता है उसे हम रूट नोड कहते हैं और एक नोड का अधिकतम एक ही पेरेंट हो सकता है, लेकिन केवल रूट नोड का कोई पेरेंट नहीं होता। एक ट्री में प्रत्येक नोड का शून्य या ज़्यादा चाइल्ड हो सकते हैं। ऐसे नोड्स जिनके एक भी चाइल्ड्स नहीं होते हैं उन्हें हम लीफ नोड या टर्मिनल नोड कहते हैं। वैसे तो ट्री हमेशा ऊपर की ओर बढ़ता है, लेकिन डेटा स्ट्रक्चर का जो ट्री है वो हमेशा नीचे की ओर बढ़ता है। यहाँ पर ट्री टर्मिनोलॉजी की बात करेंगे, यानी कि कौन कौन सी टर्म्स होती हैं ट्री के अंतर्गत। तो आप यहाँ पर इस चित्र को गौर से दीजिए। जैसे कि आपको रूट पर दिखाई दे रहा है ए, और एज की बात करें तो ए और सी दोनों आपस में कनेक्टेड हैं, जैसे कि आप यहाँ पर देख सकते हैं। और यहाँ पर ये आपका जी जो है लीफ नोड है, क्योंकि ये छोटी नोड है। और यहाँ पर ये भी आपका रूट यहाँ पर एक दूसरे से कनेक्टेड है। रूट का मतलब होता है जड़। उसके बाद यहाँ पर पेरेंट नोड की बात करें तो यहाँ पर आपका बी आ जाता है। चाइल्ड नोड की बात करें तो यहाँ पर आपका डी है, जो आप यहाँ पर देख सकते हैं। यहाँ पर एक एक करके इनके बारे में बात करेंगे। जैसे कि रूट की बात करें तो एक ट्री में रूट नोड जो है सबसे ऊपर का नोड होता है। दूसरे शब्दों में कहें तो रूट नोड का कोई भी पेरेंट नहीं होता है, यानी कि जो आपका रूट नोड होता है उसका कोई भी पिता नहीं होता है। इस तरह से आप यहाँ पर समझते हैं, वो अकेला ही यहाँ पर होता है, यानी कि जैसे कि आपको चित्र में दिखाई दे रहा है। उसके बाद यहाँ पर पेरेंट नोड की बात करें। यदि कोई नोड किसी सब नोड को कंटेन करता है तो इस नोड को हम सब नोड या पेरेंट नोड कहते हैं। दूसरे शब्दों में एक नोड का एक ठीक पिछला वाला नोड पेरेंट नोड होता है। जैसे कि चित्र में आपने बी जो है वह डी ई एफ का पेरेंट है, जैसे कि आप यहाँ पर चित्र में देख सकते हैं। यानी कि आपका ये नोड है जो इसके यहाँ पर चाइल्ड यानी कि बच्चे मान सकते हैं। ठीक इसी तरह से उसके बाद यहाँ पर चाइल्ड नोड की बात करें तो यदि कोई नोड किसी नोड का वंशज यानी कि कोई वंशज है तो इस नोड को हम चाइल्ड नोड के रूप में मानते हैं। जैसे कि डी ई एफ जो है वो बी के चाइल्ड है। उसके बाद यहाँ पर सिबलिंग है, और सिबलिंग क्या होता है? बे नोड्स जिनका एक ही पेरेंट होता है उन्हें हम सिबलिंग कहते हैं। जैसे कि चित्र बी में जो सी है आपका यहाँ पर सिबलिंग है, जैसे कि आप यहाँ पर देख सकते हैं। उसके बाद यहाँ पर ट्री में आपका एज भी दिया है। एज जो है दो नोड्स के माध्यम का कनेक्शन होता है, और यह दो नोड्स के बीच की लाइन होती है, ए और बी के बीच में जो आपको लाइन दिखाई दे रही है। उसके बाद यहाँ पर इंटरनल नोड है, और वह नोड जिसका कम से कम एक चाइल्ड नोड होता है उसे इंटरनल नोड्स कहते हैं। उसके बाद यहाँ पर एडवांटेज दिए गए हैं ट्री के। तो सबसे पहले पढ़ेंगे फर्स्ट नंबर। तो ट्री का सबसे बड़ा फ़ायदा यही है कि इसके द्वारा हम डेटा को हायरार्किकल यानी कि श्रेणीबद्ध तरीके से स्टोर कर सकते हैं। जैसे कि आपका फोल्डर स्ट्रक्चर हो गया, XML हो गया और HTML डेटा हो गया। यहाँ पर कई सारे स्टूडेंट जो हैं कमेंट में ज़रूर बताएं, काफ़ी ज़्यादा बातचीत कर रहे हैं चैट में आकर। तो XML की फुल फॉर्म आपको ज़रूर बताएं हमें, और HTML की जल्दी से कमेंट में बताएं। उसके बाद यहाँ पर सेकंड है कि इसके द्वारा हम आसानी से सर्चिंग और ट्रैवर्सिंग कर सकते हैं। तीसरा पॉइंट है ट्री जो है बहुत ही फ्लेक्सिबल होता है, अर्थात हम इसमें किसी भी सब ट्री को आसानी से मूव कर सकते हैं। चौथा पॉइंट है कि इसके द्वारा हम डेटा को तेज़ी से सर्च, इंसर्ट और डिलीट भी कर सकते हैं। उसके बाद यहाँ पर इसके एप्लीकेशन की बात करें, अनुप्रयोगी की बात करें, तो यहाँ पर फर्स्ट नंबर है कि ट्री एक नॉन लीनियर डेटा स्ट्रक्चर है, तो इसलिए इसका प्रयोग डेटा को नॉन लीनियर तरीके से स्टोर करने के लिए किया जाता है। सेकंड पॉइंट है कि इसका प्रयोग डेटा को प्रभावी रूप से ऑर्गेनाइज करने के लिए किया जाता है। तीसरा पॉइंट है बाइनरी सर्च ट्री का प्रयोग तेज़ी से डेटा को सर्च, इंसर्ट और डिलीट करने के लिए किया जाता है। चौथा पॉइंट है कि हीप एक ट्री है जिसका प्रयोग प्रायोरिटी क्यूज को इम्प्लीमेंट करने के लिए किया जाता है। पांचवा पॉइंट है कि वी ट्री का प्रयोग डेटाबेस में इंडेक्सिंग को इम्प्लीमेंट करने के लिए किया जाता है। छठा पॉइंट है कि इसका प्रयोग जो है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में किया जाता है, यानी कि AI में इसका यूज़ किया जाता है। सातवां पॉइंट है कि गेम्स को बनाने में इसका इस्तेमाल किया जाता है। और आठवां पॉइंट है सिंटैक्स ट्री का प्रयोग कंपाइलर्स में किया जाता है। उसके बाद यहाँ पर बाइनरी ट्री पढ़ लेते हैं, काफ़ी ज़्यादा मोस्ट इंपोर्टेंट है आपका बाइनरी ट्री और एक बी ट्री। तो यहाँ पर भी मैं आपको अच्छी तरह से इनके बारे में बता देता हूँ। तो डेटा स्ट्रक्चर में जो बाइनरी ट्री है वो एक ट्री होती है जिसमें प्रत्येक नोड के केवल अधिकतम 2 ही चिल्ड्रन होते हैं, यानी कि जो आपका यहाँ पर नोड रहेगा उसके यहाँ पर 2 ही चाइल्ड रहेंगे, यानी कि जो नोड है आपका यहाँ पर पिता माना जाएगा और इसके 2
बच्चे इसमें माने जाएंगे, जिन्हें हम लेफ्ट चाइल्ड और राइट चाइल्ड कहेंगे। जो रूट नोड होता है वह सबसे ऊपरी नोड होता है, जैसे कि आप यहाँ पर चित्र में देखेंगे। जैसे कि यहाँ पर इसके 2 चाइल्ड हैं और यहाँ पर भी इसके 2 चाइल्ड हैं। इस तरह से जब ट्री में एक भी नोड नहीं होता है तो हम उसे एम्प्टी ट्री कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 आता है आपका इसमें, बी ट्री क्या है, काफ़ी ज़्यादा मोस्ट इंपोर्टेंट है। तो बी ट्री जो है एक आपका मल्टीवे ट्री होता है, जो कि विशेषकर डिस्क में प्रयोग करने के लिए बनाया जाता है। बी ट्री को बैलेंस्ड ट्री भी कहा जाता है, और एक मल्टीवे ट्री के एम चिल्ड्रन हो सकते हैं, यानी कि मल्टी का मतलब होता है बहुत सारे चिल्ड्रन हो सकते हैं। मल्टीवे ट्री एक नोड में मल्टीपल कीज को कंटेन करके रख सकती है। यदि मल्टीवे ट्री का एक नोड कीज की के संख्या कंटेन करता है, तो उस नोड के जो चिल्ड्रन होंगे उनकी भी संख्या यहाँ पर k+1 होगी, क्योंकि उनकी संख्या यहाँ पर बढ़ती जाएगी, जैसे कि आप यहाँ पर देख सकते हैं। जैसे कि आपने यहाँ पर किया, इसके 2 चाइल्ड हैं, उसके बाद यहाँ पर इसके मल्टी चाइल्ड हो गए, खूब सारे चाइल्ड हैं जो आप यहाँ पर देख सकते हैं। बी ट्री जो है हमेशा परफेक्टली हाइट बैलेंस्ड होती है, अर्थात यानी कि बी ट्री के प्रत्येक लीफ नोड की जो डेप्थ होती है समान होती है। उसके बाद यहाँ पर हाइट बैलेंस्ड और वेट बैलेंस्ड ट्री बहुत बड़े डेटा को स्टोर करने के लिए पर्याप्त नहीं है, इसलिए इस ड्रॉबैक को ख़त्म करने के लिए बी ट्री का प्रयोग में लाया गया। बी ट्री का मतलब होता है सेकेंडरी स्टोरेज, जैसे डिस्क से है। बी ट्री का प्रयोग ज़्यादातर फाइल सिस्टम और DBMS यानी कि डेटा स्पेस मैनेजमेंट सिस्टम में किया जाता है, और बी ट्री डेटाबेस में फाइल्स को लोकेट तथा प्लेस करने की मेथड होती है। उसके बाद यहाँ पर सॉर्टिंग काफ़ी ज़्यादा मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। सॉर्टिंग क्या है, काफ़ी ज़्यादा पूछा जाएगा आपसे, तो सॉर्टिंग क्या है ये भी यहाँ पर हम समझ लेते हैं। तो डेटा स्ट्रक्चर में सॉर्टिंग एक प्रोसेस है, यानी कि एक प्रोसेस होती है जिसके द्वारा हम डेटा को एक लॉजिकल ऑर्डर में अरेंज करते हैं, यानी कि क्रमबद्ध रूप से उसे स्टोर करते हैं। और यह लॉजिकल ऑर्डर एस्केंडिंग ऑर्डर भी हो सकता है या फिर डेस्केंडिंग ऑर्डर भी हो सकता है। एस्केंडिंग का अर्थ मैं आपको पहले भी बता चुका हूँ, बढ़ते हुए क्रम में, और डेस्केंडिंग का अर्थ होता है घटते हुए क्रम में। तो सॉर्टिंग का संबंध जो है वो सर्चिंग से यानी कि ढूंढने से होता है, और हमारी अपनी ज़िंदगी में बहुत सारी चीज़ें होती हैं जो आपने काफ़ी सारा उन्हें ढूंढते रहते हैं, जैसे कि आपको मैं इसे एग्जांपल में पहले ही बता चुका हूँ। यहाँ पर सॉर्टिंग के प्रकार भी मैं आपको बता चुका हूँ, इंटरनल सॉर्टिंग और एक्सटर्नल सॉर्टिंग। उसके बाद बबल सॉर्ट, इंसर्शन सॉर्ट और क्विक सॉर्ट, ये सारे टॉपिक मैं आपको पढ़ा चुका हूँ। तो यहाँ पर हम लास्ट टॉपिक की बात करेंगे, ग्राफ की, जो कि लास्ट टॉपिक से और काफ़ी ज़्यादा मोस्ट है। इस बार मैं लिख कर देता हूँ, ये आपका टॉपिक यहाँ पर जरूर आएगा। तो पहले ये समझते हैं ग्राफ क्या होता है। तो ग्राफ एक नॉन प्रिमिटिव नॉन लीनियर डेटा स्ट्रक्चर होता है। और सेकंड पॉइंट है कि ग्राफ एक वर्टेक्स नोड का ही समूह होता है। एक वर्टेक्स दूसरे वर्टेक्स के साथ कनेक्टेड होता है, और 2 वर्टेक्स के मध्य कनेक्शन को जो बीच में कनेक्शन होता है इनके बीच में, हम उसे एज कहते हैं। और एज जो होती है वो 2 नोड्स के मध्य एक कम्युनिकेशन लिंक की तरह यहाँ पर वर्क करती है। तीसरा होता है ग्राफ, VE का समूह होता है। V का मतलब होता है वर्टेक्स और E का मतलब होता है एज, यानी कि इन दोनों को मिलाकर आपका ग्राफ यहाँ पर बनता है, जैसे कि आप यहाँ पर देख सकते हैं एग्जाम्पल। मैं यहाँ पर थोड़ा जूम कर देता हूँ, थोड़ा आपको धुंधला दिखाई देगा। जैसे कि आप यहाँ पर देख सकते हैं, जैसे कि आपका V बराबर ABCD है, और यहाँ पर A जो है आपका, यहाँ पर हम इन्हें ऐसे भी यहाँ पर डिवाइड कर सकते हैं। अब यहाँ पर इसके ग्राफ के जो हैं टाइप्स पढ़ेंगे, जैसे कि यहाँ पर पहला होता है आपका डायरेक्टेड ग्राफ। तो डायरेक्टेड ग्राफ जो है इसमें एज की जो होती है कोई भी दिशा हो सकती है, यानी कि वह ग्राफ जिसमें एज की कोई दिशा होती है डायरेक्टेड ग्राफ कहलाता है। और इस प्रकार के एज को डायरेक्टेड एज कहते हैं। डायरेक्टेड एज को एरियाज यानी कि एकर्स, एरियाज नहीं है, एकर्स भी कहते हैं। और ग्राफ में एज को एक रेखा के द्वारा दर्शाया जाता है, और यदि प्रत्येक रेखा में एरो का निशान बना हुआ होता है तो वह डायरेक्टेड ग्राफ कहलाता है। डायरेक्टेड ग्राफ को डायग्राफ भी कहते हैं। उसके बाद यहाँ पर सेकंड होता है आपका अनडायरेक्टेड ग्राफ। वह ग्राफ जिसमें एजेस की दिशा नहीं होती है, अर्थात इसमें एरो का निशान नहीं होता है, तो अनडायरेक्टेड ग्राफ होता है, जैसे कि आप यहाँ पर देख सकते हैं। इन दोनों में कंडीशन क्या होती है कि इसमें डायरेक्टेड ग्राफ में आपके एरोज वगैरह होते हैं और एजेस वगैरह भी होते हैं।
अनडायरेक्ट में यहाँ पर एरो लगे हुए नहीं होते हैं। इन दोनों के बीच में अगर आपको अंतर करना है तो आप यहाँ पर कर सकते हैं। उसके बाद यहाँ पर तीसरा होता है आपका वेटेड ग्राफ और नॉन वेटेड ग्राफ। तो कभी कभी ग्राफ्स में एजेस होते हैं तो वे वेटेड को कैरी करते हैं। तो यह वेटेड जो है वो वेट जो है वास्तविक नंबर होते हैं, और डायरेक्टेड और अनडायरेक्टेड ग्राफ दोनों में ही वेटेड ग्राफ हो सकते हैं, जैसे कि आप यहाँ पर देख सकते हैं। वे ग्राफ जो वेट को कैरी नहीं करते हैं वो नॉन वेटेड ग्राफ कहलाते हैं। तो आपकी यहाँ पर मैराथन क्लास आपकी कंप्लीट हो चुकी है। मैं कुछ आपको यहाँ पर जो टॉपिक मैंने आपको कराए हैं कुछ मैं आपको यहाँ पर समझा देता हूँ कि कौन कौन से टॉपिक हैं जो आपको यहाँ पर अच्छी तरह से पक्के कर लेंगे। जैसे कि पहला हो गया आपका डेटा स्ट्रक्चर। डेटा स्ट्रक्चर क्या है और इसके कौन कौन से ऑपरेशन हैं उनके बारे में आपको बताना है, और कितने प्रकार का होता है इस बात का विशेष ध्यान रखना है। उसके बाद आपका है सेकंड नंबर एरे। एरे क्या है, कितने प्रकार का होता है, इसके टाइप्स वगैरह भी आपको याद कर लेने। तीसरा लिंक्ड लिस्ट क्या है, डबली लिंक्ड लिस्ट और सिंगली लिंक्ड लिस्ट मैंने आपको बता दिए हैं। एरे और लिंक्ड लिस्ट के बीच में अंतर भी है, और दोनों लिंक्ड लिस्ट जो हैं आपके उनके बीच में भी अंतर आपको बता चुका हूँ। क्यों क्या है, स्टैक क्या है, और सॉर्टिंग और सर्चिंग, ये सारे का ही सारे क्वेश्चन हैं जो आपको यहाँ पर याद कर लेने। काफ़ी ज़्यादा मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। मैंने आपको यहाँ पर इस टॉपिक के अंतर्गत, इस मैराथन क्लास के अंतर्गत करीब मैंने आपको यहाँ पर 20-25 टॉपिक्स यहाँ पर आपको करा दिए हैं, क्योंकि एक एक टॉपिक के अंदर मैंने आपको करीब 3-3, 4-4 क्वेश्चन यहाँ पर करा दिए। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई होगी, और आगे अगर आप भविष्य में इसी तरह से तैयारी करना चाहते हैं तो भाई चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए। ठीक है, मिलेंगे। आपका जो पेपर है वो अच्छी तरह से होना चाहिए। अब मिलेंगे आपसे अगली वीडियो में एक नए सेमेस्टर के साथ, एक नई ब्रांचेस के साथ। कंप्यूटर साइंस 4th सेमेस्टर में मिलेंगे। अगर आपको 4th सेमेस्टर की तैयारी करनी है तो भाई सब्सक्राइब जरूर कर लो।